यू नो यूजुअली पार्टिसिपेट करने का जो मौका मिला करता था, तो दैट वर ऑन कैंपस। और अभी जो है ये हमारे पास बिल्कुल एक नई चीज़ है, और इस पेंडेमिक में हमें पूरा यानी टाइम गुजर गया काम करते हुए। चलें बहरहाल स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनफैक्ट हाउ टू एस इंटरव्यू से रिलेटेड है। और आई एम सीइंग कि हमारे पास यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स और लोग अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, और तकरीबन सभी को इस बारे में क्या कहते हैं ना, एक शौक रहता है कि किस तरह हम अपना जो इंटरव्यू है वो एस करें। और इंटरव्यूज की एक खास बात ये होती है कि क्या कहते हैं, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये हमारे साथ फ्री स्पॉन्सरशिप है पीछे। अच्छा खैर, तो खैर हम जब अपने हाई स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम अपनी एजुकेशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि हम इंटरव्यूज की जो निटी ग्रिटीज होती हैं उनके बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, और हम समझते हैं कि हमारी एजुकेशन जो है दैट इज वन ऑफ द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड, और हमारी जो नॉलेज है अबाउट द सब्जेक्ट, सिर्फ यही चीजें हमारी टेस्ट होंगी। लेकिन आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट अवेलेबल है, और मैं उनका भी आपके सामने इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, जो कि हमें इस बारे में बताएंगे कि हम इंटरव्यूज को कैसे एस कर सकते हैं। एंड आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई से कि मुर्तजा जो है हमारे साथ आज अवेलेबल हैं, जो कि हमें गाइड करेंगे इस बारे में। और मुर्तजा की स्पेशलिटी ये है कि ही इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स एट ITU. He is our alumni in fact, and he was from the batch of 2014 and 2018. और उससे भी खास बात ये है कि जैसे ही मुर्तजा ITU से ग्रेजुएट हुए हैं, तो ही स्टार्टेड वर्किंग एट सर्वे ऑटो, और ये सर्वे ऑटो की इंजीनियरिंग टीम के फाउंडिंग मेंबर्स में रहे हैं। एंड ही हैज बीन वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट्स आई वुड से, और जिसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट जैसे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर मुर्तजा ने काम किया है। और एज अ स्टूडेंट ऑफ ITU मुझे भी एक बहुत खुशी होती है इस तरह कहते हुए कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो इतनी जबरदस्त जगह पे जाते हैं, दे आर गोइंग प्लेसेस, राइट, दे आर डूइंग ग्रेट थिंग्स। और और मुर्तजा आज के टॉपिक के लिए रेलेवेंट दो तरह से है। पहली कि मुर्तजा की जो एक्सपीरियंस है वो एक तो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, और हम में से वो लोग जो कि टेक्निकल फील्ड से आके इंटरव्यूज को अप्रोच करना चाहते हैं, तो मुर्तजा हमें उनके बारे में भी बताएंगे कि हम टेक्निकल साइड से अपने इंटरव्यूज को कैसे अप्रोच कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ। और सेकेंडली मुर्तजा का जी 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है with the interviews of with various startups, mid-size businesses and large-size corporations. तो मुर्तजा का जी एक्सपीरियंस तो बहुत वाइड है। हमारे पास जितना टाइम है और जितनी मेरी क्या कहते हैं मिसकम्युनिकेशन है, आई वुड से कि मैं इसमें जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मुर्तजा आज हमारे पास बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट है। तो थैंक यू सो मच मुस्तफा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई वुड लाइक कि आप यहाँ से कंटिन्यू करें, यू टेक द स्टेज एंड थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. Thank you so much, Ahmad, for the introduction. That's pretty much. इससे ज़्यादा लफ्ज़ और बहुत फैला दिए हैं. So welcome everyone. Thank you टाइम निकालने के लिए इस चीज़ के लिए. And जो एक चीज़ अहमद ने कही है कि खुशी होती है ये देख के कि हमारे ITU के लोग एक अच्छी जगहों पे जा रहे हैं. ये श्योरिटी मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा कि यू आर ऑलरेडी एट अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, जहाँ के लोग नहीं के ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं. हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं या अपने साथ लोगों को देखते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत बेहतर पोजीशन पे स्टैंड करते हैं. So let's start with that. Let me give a quick introduction. So during my bachelor's, I did some internships, and then after graduation, I joined Survey Auto. It was a nascent startup back then. Now it's a sort of a mid-sized company. So yeah. I'm sorry to interrupt you, but there's some disruption in your voice. Okay. Is it better? Speak now. Hello. Yes, it's better. I think you're moving and your mic is moving, so that's why. Yeah. Thanks. Just 1 second.
Yes, Murtaza, it's much better. Thank you so much. Okay, cool. So I was saying कि appreciate that कि you're already at a good place और यहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या ITU जिन अपॉर्चुनिटीज की कैपेसिटी रखती है वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत ऊपर है. So my quick introduction about Silver, सारा introduction आपको अमात ने बता दिया है. I joined Silver Auto. I left Silver Auto in February. Then I joined ShopDev. I recently left ShopDev and started my own software house. So that's it for now. इस सेशन के तीन पार्ट्स होंगे. नंबर 1 प्री इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू से पहले किस तरह वैकेंसीज ढूंढनी है, किस तरह प्रिपेयर करना है. द सेकंड फेज विल बी हाउ यू नीड व्हाट यू नीड टू डू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. और उसके बाद चीज़ आ जाती है कि एक दफ़ा इंटरव्यू हो गया उसके बाद आपने क्या चीज़ें देखनी है. आई वुड लाइक कि हम ये सेशन इंटरेक्टिव रखें. बीच में अगर किसी को कोई क्वेश्चन आता है ज़रूर पूछें. इसके अलावा एंड पे भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन ज़रूर रखेंगे. कोई भी आपका क्वेश्चन आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो आप काइंडली ज़रूर पूछें. सो एज फार एज आई नो इस सेशन में मोस्टली लोग CS या EDS के बैकग्राउंड से हैं. इज दैट राइट? Yes. Okay. So let's start. अच्छा, जॉब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने जॉब्स ढूंढनी कैसे हैं. इसका अभी से आपको इंडस्ट्री के पैटर्न्स जाके देखने पड़ेंगे. बहुत आसान तरीके हैं इसको करने के. सो फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले तो आप ये लिस्ट डाउन करें कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप जॉब करना चाहते हैं. वो वेब डेवलपमेंट हो सकती है, वो मशीन लर्निंग हो सकती है, वो सिस्टम डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. इसके बाद आपकी अपनी लोकल इंडस्ट्री में जितनी कंपनीज हैं उनको जाके इंटरनेट पे ढूंढना स्टार्ट करें. ढूंढ आप इस तरह सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज ढूंढ सकते हैं, अपने सीनियर्स को देख के ढूंढ सकते हैं कि वो किन कंपनीज में काम कर रहे हैं. एक कंपनी जो कंपनी आपको मिलती है उनके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, उनको जाके फॉलो करना स्टार्ट करें. इसके बाद लिंक्डइन जैसे है उसमें आपको नजर आ जाता है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं. उनकी प्रोफाइल्स जाके देखना आप स्टार्ट करें. वो किन रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, ये चीज़ लिस्ट डाउन करना इम्पोर्टेंट है. इससे आपको ये पता लगेगा कि मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं, कौन सी कंपनी के स्केल पे काम कर रही है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, किस तरह का काम कर रही हैं. इसके दो बेनिफिट हैं. एक तो इंटरव्यू के लिए जब आप कोई अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें आप फोकस कर सकते हैं उन चीज़ों को जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं और आप अपनी ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप की ग्रेजुएट होने में थोड़ा टाइम है, 1 साल है, 1.5 साल है, यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंडस्ट्री. कोई एक फील्ड पकड़ के किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना ऑनेस्टली कोई मुश्किल काम नहीं है. बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं. अच्छा, इसके अलावा वैकेंसी, ये तो बात होगी कि हमारी लोकल इंडस्ट्री में कंपनीज कौन सी चल रही हैं, वो काम क्या कर रही हैं और किस कौन कौन लोग क्या काम कर रहे हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज वैकेंसी ढूंढना. अगेन जैसे मैंने बताया, स्टेप 1 इज कि उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक, हर कंपनी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ वैकेंसीज आती हैं, उनकी वेबसाइट पे वैकेंसीज होती हैं. इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो हो रही है वो लिंक्डइन के थ्रू है. लिंक्डइन पे अम, जित जितनी यहाँ पे कंपनीज हैं उनकी जितनी HRs बैठी हुई हैं उनकी अप्रोच ही ये है, बजाय वो कहीं और जाके रेज्यूमेस ढूंढना स्टार्ट करें, वो आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे ढूंढते हैं. जो रेलेवेंट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है लिंक्डइन पे जाके सर्च करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी प्रेजेंस लिंक्डइन पे लाना शुरू करें. उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एक नेक्स्ट सेक्शन में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. इसके अलावा जो ग्रेजुएटिंग बैच होता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है कि आप अपने सीनियर्स को जाके देखें कि सीनियर्स किन कंपनीज में लगे हुए हैं, किन सैलरीज पे लगे हुए हैं. ये सैलरी वाला पार्ट निकालना मुश्किल होता है बट एक रफ एस्टिमेट कहीं ना कहीं से निकल आता है. um, इसके अलावा
So vacancies, again LinkedIn is a very good platform to find vacancies, और ये जानने के लिए कि हमारी इंडस्ट्री में किस तरह का काम हो रहा है। आप 1 महीना 2 महीना लिंक्डइन पे गुजारेंगे, एक्टिवली यूज करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। एचआर के लोगों को ऐड करना स्टार्ट करेंगे और भी डिफरेंट लोगों को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, उनकी पोस्ट से आपको समझ आ जाएगा कौन सी कंपनी, क्या क्या सैलरी पैकेजेस चल रहे हैं, किन टेक्नोलॉजीज में काम हो रहा है। अच्छा, ये तो बात होगी कि आपने वैकेंसी ढूंढनी कैसे है। नेक्स्ट पार्ट इज उसको अप्लाई करने के लिए यू नीड ए रेज्यूमे। अनफॉर्चुनेटली हमारे कैंडिडेट्स रेज्यूमे पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यही सोचा जाता है कि यार रेज्यूमे जब ज़रूरत पड़ेगी बनाएंगे, बैठेंगे 2-3 घंटे बैठेंगे, जो कंटेंट ज़हन में आएगा अच्छे से फॉर्मेट में अच्छा कलरफुल सा टेम्पलेट लेके बना देंगे। दैट इज़ नॉट ट्रू। रेज्यूमे पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। रेज्यूमे एक दफ़ा में नहीं बनेगा, इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस। इसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेज्यूमे कभी भी खुद से बना के उसे फाइनल ना करें। कोई इंपॉर्टेंट 2 से 3 रिव्यूअर्स अपने पास रखें। सो अगर मैं अपनी मिसाल दूं, जब मैं अपने फाइनल ईयर में था तो मैंने अपने लिए 3 रिव्यूअर्स रखे थे। एक आई होप एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन इज फ्रॉम ITU, सो माय फर्स्ट रिव्यूअर वाज मैम आमना हसन। व्हाई? क्योंकि जो चीज़, जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, वो ये चीज़ पॉइंट आउट कर सकती हैं कि अच्छा इसे किस बेहतर तरीके से, बेहतर समझाने वाले अंदाज से किस तरह लिखना है, कम लफ्जों में ज़्यादा एक्सप्लेन करके। माय सेकंड रिव्यूअर वाज हमारे MS के बैच में एक सीनियर थे, हारिस पिंजिया। उनका मुझे अपने रिव्यूज में ऐड करने का फ़ायदा ये हुआ कि वो इंडस्ट्री से आए हुए थे यहाँ पे MS करने। सो ही न्यू के इंडस्ट्री में जब लोग रेज्यूमे देखते हैं या जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक इंटरव्यूअर के लिए वो क्या होती हैं, किन चीज़ को, किन टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से ज़्यादा हाईलाइट करना है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करना है। माय थर्ड रिव्यूअर वाज डॉक्टर आगा अली रज़ा। सो उनका बेनिफिट मुझे ये था कि उनको किसी भी अचीवमेंट को एक अच्छे तरीके से बताना बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप कोई छोटी सी बात उनके पास लेके गए, मैंने ये किया, वो आपको बता सकते हैं यार इसकी ये बेनिफिट्स हैं, ये आप इसके ये बेनिफिट्स मेंशन करें, इसमें ये आप चीज़ें सीखी हैं। सो इन शॉर्ट इटरेटिव प्रोसेस है। 4 दफ़ा 5 दफ़ा पहला टेम्पलेट, पहला ड्राफ्ट बनाया, तीनों से रिव्यू करवाया, तीनों ने गलतियां निकाली, उसको इम्प्रूव किया, दूसरा ड्राफ्ट बनाया। आइटरेटिवली 3 से 4 आइटरेशंस में आपका रेज्यूमे अच्छा बन जाएगा, बट यू विल हैव टू स्पेंड टाइम। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये है, बंदा खुद तो अपने लिए टाइम निकाल लेता है लेकिन रिव्यूअर्स का टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। आपको उनके पीछे पड़ना पड़ता है, ये एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, रेज्यूमे की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो ये, स्पेशली फॉर फ्रेश ग्रेड्स, रेज्यूमे की लेंथ पे नहीं जाना। स्टार्ट विद 1 पेज रेज्यूमे। प्रोसेस ये होना चाहिए, आप बैठे एक टाइम, जो जहन में आपके आता है, आपने जो काम किए हुए हैं, जो आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, उनको लिस्ट डाउन कर लें, बड़ी हैं छोटी हैं डजेंट मैटर। फिर उनमें से आप वो सेलेक्ट करें जो आप एक पेज में फिट कर सकते हैं, एक पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसमें भी अब जो चीज़ें आपने, अब एक दफ़ा प्रोजेक्ट्स आपने लिस्ट डाउन कर ली हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आपने बनाया क्या है। सो फॉर एग्जांपल कोई अपने रिज्यूमे में लिखता है बनाया फेसबुक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसमें सीखा क्या और उसमें आपको चैलेंजिंग क्या लगा। सो इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग कि मैंने ये चीज़ बनाई, ट्राई टू हाईलाइट कि ये चैलेंज था और हमने इन दी एंड ये अकॉम्प्लिश किया, सो ये मैंने सीखा इन दी एंड। दूसरी जो गलती कॉमनली, बहुत कॉमनली रेज्यूमेस में नजर आती है, स्पेसेस को बिला वजह ज़ाया किया होता है। कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें इंडेंटेशंस कुछ ऐसी होती हैं जो एक एक स्पेस को आप बड़े अच्छे तरीके से कुछ और पॉइंट अपना रेज करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो आपने किसी और चीज पे ज़ाया किया होता है। सो फॉर एग्जांपल एक बड़ी बेसिक सी मिसाल है, नॉर्मली काफी कॉमन टेम्पलेट है एक रेज्यूमे का कि आप एक लेफ्ट कॉलम बना लेते हैं जिसमें आपकी तस्वीर और इंट्रोडक्शन आ जाता है, नाम पता वगैरह, और राइट कॉलम में आपका सारी ये डिटेल आ जाती है, आप पढ़े कहाँ से, आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अब उसमें राइट वाला कॉलम तो पूरी स्पेस ले रहा है एक पेज की, लेफ्ट वाला कॉलम आपका इंट्रो हाफ पेज तक खत्म हो जाएगा। अब वो जो हाफ स्पेस आपने छोड़ी हुई है उसमें बहुत अच्छा कंटेंट आ सकता था जो आपने जाया कर दिया।
सो इस तरह के टेम्पलेट से अवॉइड करना है। इसी तरह के एक और कॉमनली गलती ये की जाती है कि आजकल टेम्पलेट्स कुछ ऐसे हैं जिनमें लाइकेट स्केल बना होता है, अपने लोगों ने अपने स्किल सेट का लाइकेट स्केल बनाया होता है। सो फॉर एग्जांपल 4-5 टेक्नोलॉजीज पकड़ ली, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, उसके आगे बता दिया स्टार्स बना के 4 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10। ना सिर्फ रिव्यूअर के लिए और इंटरव्यूअर के लिए ये इररिलेवेंट चीज है, दूसरी चीज आप अपनी स्पेस जाया कर रहे हैं, तीसरी चीज आप इंटरव्यूअर के हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं। चले आपने पाइथन में लिख दिया 4 आउट ऑफ 10, वो उस पर आपको कुछ नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक टेक्नोलॉजी पे लिख दिया 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, वो फिर उस हिसाब से आपका इंटरव्यू लेगा, उस हिसाब से आपको क्रैक करेगा। सो इस तरह की सिंपल टेम्पलेट पकड़ें, कलरफुल जरूरी होना नहीं है, जरूरी ये है कि एक प्रॉपर फ्लो हो, रिव्यूअर को ढूंढनी ना पड़े इन्फॉर्मेशन, रिव्यूअर ने आपकी एजुकेशन ढूंढनी है, उसको इजीली नजर आए, आप क्या बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ढूंढना है उसको इजीली नजर आए। दूसरी चीज ये है कि हमारी इंडस्ट्री में कॉमनली लोग मेंशन करते हैं कि हमने मैट्रिक यहाँ से किया, एफएससी यहाँ से की, यूनिवर्सिटी हम इससे पढ़े हैं। अब ये जो तीन चीजें मेंशन की हैं ये इक्वल स्पेस लेंगी, लेकिन इंडस्ट्री में किसी को फर्क नहीं पड़ता आपने मैट्रिक कहाँ से किया और आपने एफएससी कहाँ से की है। दे ओनली वांट टू नो कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आपका जीपीए क्या था। सो डोंट वेस्ट दैट स्पेस। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि सबसे ऊपर आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए, कोई एक डिटेल मिसिंग है। सो फॉर एग्जांपल ऐसा केस भी मैंने देखा है कि रेज्यूमे पूरा सेट हुआ हुआ है, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल ही नहीं है, फोन नंबर नहीं दिया हुआ। छोटी कंपनीज तो चलें टाइम निकाल के आपको ईमेल कर देंगी कि आप अपना नाम पता दे दें, बट आपका अगर आपने कोई ऐसी मिस्टेक की होगी किसी कंपनी में, आपका रेज्यूमे वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने गलती क्या की है। अगेन ये जो पॉइंट है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, अगेन ये मैंने एक्सप्लेन किया कि एक पेज को आपने क्रॉस नहीं करना, एक पेज में जितनी ज्यादा जो कंटेंट आप एक पेज में फिट कर सकते हैं वही इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा ये है जितनी सबसे ज्यादा रेलिवेंट चीज आप ढूंढ पाएंगे या सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप ढूंढ पाएंगे वो आपके रेज्यूमे पे जाएगी। अगर मैं 2 पेजेस फैलाने को बंदा 2 पेजेस 3 पेजेस पे फैला लेता है, बहुत इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, रिव्यूअर के पास सिर्फ 1 मिनट लगाता है रिव्यूअर आपका रेज्यूमे देखने में, एक एक चीज पढ़ता भी नहीं है बैठ के। अच्छा, अब जो प्रोजेक्ट्स आप मेंशन कर रहे हैं, एक तो फ्रेश ग्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना एफआईपी जरूर उसमें मेंशन करें। एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जहां भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपसे आपके एफआईपी का पूछा जाएगा और बहुत डिटेल में पूछा जाएगा, और इसके अलावा जो भी आपने प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं उनके बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। इवन इस हद तक इंटरव्यूज हुए हुए हैं कि एफआईपी का ब्लॉक डायग्राम बनाने को कहा हुआ है। अब होता ही है 5 लोगों का ग्रुप होता है, एक बंदा एक जिम्मेदारी पकड़ लेता है, दूसरा बंदा दूसरी जिम्मेदारी पकड़ लेता है, किसी को एक दूसरे के काम का नहीं पता होता, ओवरऑल सिस्टम का स्कोप ही नहीं पता होता। तो अगर आप मेंशन कर रहे हैं अपने एफआईपी को या किसी भी प्रोजेक्ट को जो आपने ग्रुप में किया है, आपको अपने काम के अलावा अपना काम पता होना चाहिए, जी मैंने इसमें ये काम किया, इसके अलावा आपको उस प्रोजेक्ट के पूरे गोल का और किस तरह अकॉम्प्लिश किया वो पूरा पता होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यूअर को ये कह देंगे मुझे ये पार्ट नहीं पता था क्योंकि मैं इस पे काम नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब आप टीम में काम नहीं कर रहे थे, आप अकेले बस अपना काम करने में लगे हुए थे। एक चीज जो अभी भी मेरे लिए कंट्रोवर्शियल है, मैंने कुछ लोगों से काफी लोगों से डिस्कस किया, कोई कहता है होनी चाहिए, कोई कहता नहीं होनी चाहिए, वो आपके रिज्यूमे पे आपकी तस्वीर है। अव्वल तो तस्वीर, इन माय ओपिनियन तस्वीर एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। दूसरा मसला ये, चले आप तस्वीर लगा भी रहे हैं, कोई ऐसी तस्वीर लगाएं जो इंटरव्यूअर के लिए बायस ना क्रिएट करे, या वैसे ही कुछ सो फॉर एग्जांपल बहुत कॉमनली देखा जाता है लोग रैंडमली कैंडिडेट्स लगा देते हैं, अपनी किसी शादी की तस्वीर लगा देते हैं। अच्छा ये सॉरी मैंने अभी नोटिस किया कि इस साइड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो ठीक है, सॉरी मैंने शुरू से नहीं देखा, ये भी मैं अभी एड्रेस कर देता हूँ। अच्छा, मैं इधर सबको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि दोज गाइज हु कैन ओपन योर टर्न देयर कैमरास ऑन, प्लीज डू।
इस तरह ये होता है कि वी कैन मेक दिस सेशन मोर इंटरैक्टिव, वी कैन सी आर ईच अदर और इमोशंस से पता लग जाता है कि आई वी आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। और मुर्तज़ा के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा अगर बाकी सब भी प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लें। थैंक यू मुर्तज़ा। वेलकम। अच्छा, हसनैन जावेद, which accomplishment we should mention? It can be anything, as long as it is related to the vacancy you are going for. आप अपने इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, आपने कोई अवार्ड आपको मिला है, कोई स्कॉलरशिप मिला है, कोई आपने वैसी चीज कोई बनाई है। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ठीक है, कोर्स वर्क तो आपने कर लिया, उसके अलावा आपने क्या किया है। सो वो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट वगैरह। जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिला था, जैसे मोस्टली आईटीयू में लोगों को मिलता है, मैंने वो मेंशन कर दिया। विच कॉन्टेक्ट डिटेल्स वी शुड मेंशन? फोन नंबर। सो अगेन, आपका नाम आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, आपका फोन नंबर। सबसे पहली दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, लिंक्डइन एंड गिटहब। यस, इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है जिस पे आपने अपनी पोर्टफोलियो बनाई हुई है, डू मेंशन दैट। पिक्चर डालनी चाहिए नहीं, इसी में हम बात कर रहा था। पिक्चरेबल तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन अगर लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगानी है। कोई शादी वाली नहीं होनी चाहिए, कोई कैंडिड नहीं होनी चाहिए। You should also mention your portfolio website if any. Again, yes, contact details में ये चीज़ भी चली जाती है, आपका email address, phone number, GitHub, LinkedIn, and your personal website. ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ साथ ये भी है कि एक तो एंड पे आपने अपने रेज्यूमे में ये जरूर मेंशन करना है किन किन टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं उनके एंड पे जरूर ये मेंशन करें कि ये प्रोजेक्ट आपने किस टेक्नोलॉजी में किया है। इंटरव्यूअर के लिए ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है जज करना कि अच्छा आपने इस चीज़ में किया, ठीक है, इसको ऐसे कैसे किया, इस प्रोजेक्ट को करते हुए इस टेक्नोलॉजी में ये मसला आ सकता था, आपने ये कैसे, इसको कैसे हैंडल किया। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि रेज्यूमे आइटरेटिव प्रोसेस है, इसको कंटिन्यू करते रहना है। आपने एक दफ़ा रेज्यूमे बना लिया, आपने शुरू में एज अ फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस भी गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, तब भी टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए अपना रेज्यूमे। यू नेवर नो कब आपको और ऑफर आ जाए। एंड लाइक आई सेड कि लिंक्डइन पे आजकल एचआर फैली हुई है। सो अगर आप जॉब नहीं भी ढूंढ रहे हैं ना, आपको हर थोड़े अरसे बाद लिंक्डइन पे किसी ना किसी एचआर का आपकी रेलिवेंट फील्ड से मैसेज आता रहेगा। एंड इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि रादर देन सेइंग कि नहीं मैं करना चाहता, गो फॉर इट, अप्लाई करें। चाहे नहीं भी जाना उस कंपनी में, चाहे आपने स्विच नहीं करना, गो फॉर इट, रेज्यूमे भेजें, इंटरव्यू दें, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होगा, किसी नई कंपनी के बारे में पता चलेगा, अपनी डिमांड पता चलेगी आपको, वेयर यू स्टैंड इन द इंडस्ट्री, रिक्वायरमेंट्स क्या चल रही हैं। अच्छा, लिंक्डइन और गिटहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। यूनिवर्सिटी से निकल के सबको ये चीज़ रियलाइज होती है कि यार यूनिवर्सिटी में हमें गिट सिखाना चाहिए था, या गिटहब कह लें। मेनली गिट चीज़ है, गिटहब इज होस्टिंग प्लेटफॉर्म। How many pages is ideal for resume for fresh grad? One, not more than one. गिटहब, सबसे पहले तो आप गिट सीखें। 2 घंटे में बहुत अच्छा ट्यूटोरियल आप सीख जाएंगे ईच एंड एवरीथिंग। उसका बेनिफिट ये होगा, अभी से आप अपनी गिटहब की एक पब्लिक प्रोफाइल बनाएं, उस पर अपने प्रोजेक्ट्स रखना स्टार्ट करें। सो ड्यूरिंग द सेमेस्टर आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स वहां पर रख पाएं, बट जैसे ही आप सेमेस्टर से फ्री होते हैं या कोई वीकेंड आपको मिलता है, एक दफ़ा अपने जितने प्रोजेक्ट हैं इस समय किसी भी सेमेस्टर में किए हुए, उनको उठाएं, उनको क्लीन करें, उनकी कोड क्वालिटी बेहतर करें, एक अच्छी शक्ल में लेके आएं, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखें और अपनी गिटहब की प्रोफाइल पे लगाएं। अगर आपने मेंशन किया हुआ है अपनी गिटहब प्रोफाइल का लिंक, डेफिनेटली रिव्यूअर जो है आपका गिटहब प्रोफाइल जरूर खोल के देखेगा, एंड वहां आपका चांस है कि आप रिव्यूअर को इम्प्रेस कर सकें। दूसरी चीज, अगेन लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है, उसमें भी तस्वीर, इस चीज का मैं बहुत जोर दूंगा। तस्वीर अपनी लिंक्डइन पे लगा रहे हैं, रेज्यूमे पे लगा रहे हैं, गिटहब इज अ सेपरेट टॉपिक, गिटहब पे चलता है कुछ और भी, बट रेज्यूमे एंड लिंक्डइन
प्रोफेशनल चीज़ें हैं, यहाँ आपकी प्रोफेशनल तस्वीरें होनी चाहिए। अच्छी तस्वीर की गाइडलाइन आप कहीं से भी ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल टॉपटेल है एक वेबसाइट, उसके साइन अप पे जाएं, वहाँ आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आपकी तस्वीर ऐसी होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। सो ये गाइडलाइंस थोड़ी सी पढ़ के जब आप एक दफ़ा कोशिश करेंगे, आप अपनी तस्वीर खिंचाएं और बोल रहे हैं, एक अच्छा इंप्रेशन आता है। कैंडिड्स नहीं होनी चाहिए। सो बहुत सारी लोगों की तस्वीरें देखी हैं, मरी सवात वगैरह गए हुए हैं और वहाँ के पहाड़ों के साथ कैंडिड्स लगाई हुई हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, इसके अलावा लिंक्डइन पे एक चीज बड़ी लोग हेजिटेट करते हैं किसी की भी प्रोफाइल को व्यू करना। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी की प्रोफाइल व्यू करते हैं तो उसको नोटिफिकेशन जाती है कि आपने उसकी प्रोफाइल व्यू की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जिसका मकसद ही ये है कि आप लोगों को प्रोफेशनली जानें। सो डोंट हेजिटेट टू व्यू अदर्स प्रोफाइल्स। इसी तरह जब आपकी कोई प्रोफाइल व्यू करता है, ये जज करने की कोशिश करें ये किस इंटरेस्ट में कर रहा है, किस तरह से लोग आपको सर्च कर पा रहे हैं, किस किस चैनल के थ्रू आपको लोग ढूंढ पा रहे हैं। The problem I face is that whenever I want to apply for internship, they have some eligibility criteria that asks for some experience, but I want to join them for experience. अंडा पहले आया था या मुर्गी, ये वही प्रॉब्लम है। इंटर्नशिप के लिए आई डोंट नो कौन सी कंपनीज एक्सपीरियंस मांगती हैं। अगर आप अपनी ग्रेजुएट स्टडीज के दौरान इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं और कोई कंपनी कह रही है कि आप एक्सपीरियंस लेके आए, डोंट गो फॉर दैट। सीधी सी बात है। अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप के लिए बुला रही है, अगेन द होल पॉइंट ऑफ इंटर्नशिप इज टू गेट सम एक्सपीरियंस। बट लाइक आई सेड, जब आप एक दफ़ा इंडस्ट्री के ट्रेंड्स देख लेते हैं और देख लेते हैं कि किन कंपनीज में किस तरह का काम हो रहा है, जब आपको टाइम मिलता है आप ये चीज़ें सीखना स्टार्ट करें। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर दो तीन मोटी मोटी चीज़ें जो आजकल इंडस्ट्री में, हमारी लोकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वो डेटा साइंस है, वो जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजीज हैं। सो ये बड़ी आसानी से इनके ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, इनको आप देखना स्टार्ट करें। सो अवाब इज हियर विद अस, तो कमेंट सेक्शन जो है ना अब स्पैम होता रहेगा। नहीं नहीं सर, मैं कभी स्पैम नहीं करूंगा, मैं चुप करके आगे बातें सुन रहा हूँ, जारी रखिए। थैंक यू। सो अच्छा, ये तो बात होगी कि आपने अपनी सोशल मीडिया, प्रोफेशनल सोशल मीडिया जो कि गिटहब और लिंक्डइन है, इसको कैसे मेंटेन करना है। नेक्स्ट चीज आ जाती है इंटरव्यू प्रेप। अच्छा, यहाँ पे जो मेनली मेरा फोकस है वो जो टेक्निकल वैकेंसीज होती हैं उन पे होगा। सो इंटरव्यू प्रेप, एक तो पहली ये चीज़ है कि इंटरव्यू का पैटर्न इस तरह होता है कि आपसे एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आपसे कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड देन आपसे कुछ कोडिंग वगैरह करवाई जाती है। कोडिंग आपको कोई आके सिखा सकता है, आपको कुछ और सवाल आके कोई सिखा सकता है, लेकिन जो आपके एनालिटिकल स्किल्स हैं वो आपको कोई आके सिखा नहीं सकता। उसको इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी। इंटरव्यू में जब भी कोई एनालिटिकल क्वेश्चन किया जाता है, उसका घूम फिरा के मकसद आपके टेक्निकल स्किल्स ही टेस्ट करना है कि यहाँ पे आप किस किस्म का एल्गोरिदम लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन पे आप हिडन पीछे आपको पता होना चाहिए कि यार इधर मैं बाइनरी सर्च लगा लूंगा, इस तरह की चीज। सो एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स ढूंढनी पड़ेंगी, उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अलावा इसको आप एज अ कम्युनिटी लेके चलें। आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है इंटरेस्टिंग, जो आपको सोचने में यार ये कैसे होगी, अपने ग्रुप बनाएं, एक दोस्तों के साथ डिस्कस करें कि यार ये प्रॉब्लम कैसे टैकल हो सकती है। तो ये एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, एक दूसरे को चैलेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप एक बहुत मशहूर चैलेंज है ICPC, उसके पास टेस्ट मिल जाते हैं आपको और उसमें प्रॉब्लम्स दी होती हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करें, या इससे सिमिलर कोई कंपटीशन ढूंढें और उनके पास एग्जाम्स उठा के उनको प्रैक्टिस करना शुरू करें। ICPC इज कंपैरेटिवली अ बिट डिफिकल्ट,
लेकिन ये है कि एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको और बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा एक टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू। उसमें आपको एटलीस्ट एनालिटिकल पार्ट तो हो गया, उसके बाद जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है ना, वो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी कि टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक किन चीज़ों के बारे में सवाल पूछा जाता है, डेटाबेस का अगर कोई सवाल पूछ रहा है किस तरह की क्यूरीज पूछ सकता है। सो उसको जाके अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने वैकेंसीज आपको नजर आ गई हैं, अब इनको अप्रोच कैसे करना है। पहली चीज, सबसे पहले कोई वैकेंसी देख के ये ज़हन में आता है कि यार आई डोंट नो इफ आई एम फिट फॉर दिस रोल, मैं सिलेक्ट हो भी पाऊंगा या नहीं। इस सोच को ओवरकम करके गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि यार ये 10 चीजें मांगी हुई हैं, मुझे 5 आती हैं, गो फॉर दैट। जिसको 10 आती है ना, वो वैसे भी नहीं वहां अप्लाई करेगा। दूसरी चीज ये है कि एक तो वैकेंसीज आपने ढूंढ ली, उनमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जो दूसरी चीज फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए या जो अभी बैचलर्स कर भी रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपने टीचर्स को एज रेफरेंस यूज करें। हमारे आईटीयू में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके इंडस्ट्री में कनेक्शंस हैं। आई डोंट नो बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, बट मुझे कंफर्म पता है कि आईटीयू में यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके इंडस्ट्री में बहुत कनेक्शंस हैं, और वो हमारे टाइम पे लोगों को इंडस्ट्री में भिजवाते भी रहे हैं अच्छी अच्छी कंपनीज में। यहाँ लाहौर की बहुत रिप्यूटेड कंपनीज हैं जिनमें लोग गए हैं हमारे प्रोफेसर्स के रेफरेंसेस यूज करके। an internship that offers mentorship as well. ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इंटर्नशिप एक डिफरेंट चीज है और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम डिफरेंट चीज है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ऑफर नहीं होता। अप्रेंटिसशिप इज के आप 1 साल की आपको जॉब मिल जाएगी जिसमें आपको काम ही सिखाने का है, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इंटर्नशिप इज आप आए 3 महीने के लिए आए, हमारे साथ काम करके चले जाएं, अल्लाह हाफिज। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है आप 6 महीने की अप्रेंटिसशिप है, आप उसमें सीखेंगे किसी एक बंदे के साथ, और उसके बाद आप फुल टाइम रोल पे आ जाएंगे। मीर बालाज, आपका क्वेश्चन ये क्लियर हुए या इसमें आपको कोई और है? आप काइंडली बताते हैं। ओके, रेफरेंसेस सबसे ज्यादा बनाने हैं। सीनियर्स को अप्रोच करें कि सीनियर्स को ऐड करें फेसबुक पे, उनकी पोस्ट से पता लग जाएगा। सीनियर्स का काम ही ये है कि एक सीनियर अगर किसी अच्छी कंपनी में चला गया ना, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो और लड़के लेके आए अपनी कंपनी में, अपनी यूनिवर्सिटी के। सीनियर्स को ऐड करें, उनको अप्रोच करें, उनके थ्रू वैकेंसीज निकल आती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज टीचर्स। सो अगर मैं एक बंदे का नाम लूँ जिसने सबसे ज्यादा लोगों को इंडस्ट्री में रेफर किया है, वो बिलाल हाशमी साहब हैं। अगर आपकी उनसे सलाम दुआ है, गो फॉर इट। उनको जाके आप बताएं जी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आप इस चीज़ की मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, वो आपको कंफर्म कहीं ना कहीं इंटरव्यू करवा देंगे। अच्छा, रेफरेंस जो है वो सिर्फ आपको इंटरव्यू तक लेके जा सकता है। मसला ये चल रहा है कि जब कोई कंपनी कोई वैकेंसी खोलती है तो वहाँ पे 100-200 रेज्यूमे आ जाते हैं, उनके पास इतना मौका नहीं मिल पाता कि उनको फिल्टर करें, उनमें से लोग ढूंढें। तो जैसे ही उनको कोई अच्छा रेफरेंस मिलता है वो वैसे ही इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। रेफरेंस स्ट्रॉन्ग ढूंढना जरूरी है अपने इस प्रोसेस को तेज करने के लिए। If someone has publications experience, would consulting and or other companies look for someone with more managerial experience or very read? So normally जो managerial positions का यहाँ पे trend है, कोई कंपनी यहाँ पे एक CS ग्रेजुएट को या एक फ्रेश ग्रेजुएट को मैनेजरियल रोल नहीं देती, सिवाय 1-2 कंपनीज के। और वो जो 1-2 कंपनीज हैं वो भी CS ग्रेजुएट्स को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल नहीं देती, वो उठाती हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि CS वाले और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले एक ही चीज़ है, हालांकि बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों का मकसद कोडिंग करना नहीं है,
उनका मकसद जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है और उसकी मैनेजमेंट है उसको देखना है। सो मैनेजेरियल रोल में इनिशियली जाना टफ चीज़ है। हाँ, आप एक छोटी कंपनी ज्वाइन करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, वहाँ आप परफॉर्म करते हैं, आप ऑलरेडी एक लीड पोजीशन पे आ जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ें हो गई कि आपने प्रोफाइल्स कैसे बनानी है, अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, वैकेंसीज को अप्रोच कैसे करना है। You should some light on how to negotiate your salary. सैलरी वाला पार्ट हमने रखा हुआ है एंड के लिए, सो वो पार्ट भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये चीजें हो गई कि इंटरव्यू से पहले आपने क्या करना है, वैकेंसीज पे अप्लाई कैसे करना है, ये वो। नेक्स्ट पार्ट ये आ जाता है कि आपको कहीं से भी इंटरव्यू कॉल आ जाती है। सो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जो इंटरव्यू की कॉल आती है वो एचआर, नॉर्मली एचआर वाले आपको कॉल करते हैं एंड वो आपसे बेसिक डिटेल्स पूछते हैं, जी आपका ये आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, इस दिन आपका इंटरव्यू रख दें, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस्ड पोजीशन है तो उस टाइम पे आपसे एचआर आपका इंट्रोडक्शन मांगेगी, आपका एक्सपीरियंस मांगेगी, आपकी करंट सैलरी मांगेगी, आपकी एक्सपेक्टेशन मांगेगी। सो ये जो चीज़ें हैं ये हम सैलरी जैसे ये एंड पे हमने रखा हुआ है। अब बात आ जाती है कि आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया, यू आर देयर इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू में जैसे ही आपने इंटरव्यू रूम में जाना है या इंटरव्यूअर के सामने जाना है, पहली चीज ही जिससे उसने आपको जज करना है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। द नेक्स्ट थिंग इज योर वर्बल लैंग्वेज। आप इंटरव्यू के सामने जब आए हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रोफेशनल रखें, बहुत कैजुअली अपने जिस तरह दोस्तों वगैरह में बैठते हैं उस तरह नहीं। जाके वेट करें कि पहले तो सलाम दुआ करें, जाके वेट करें कि इंटरव्यूअर आपको नॉर्मली तो कह देते हैं कि जी बैठें प्लीज, बट जब तक नहीं कहता वेट करें, वो खुद ही कह देगा। इसके अलावा वर्बल लैंग्वेज से मुराद ये है कि बॉडी लैंग्वेज में एक जो चीज़ आ जाती है कि एक तो आप बहुत कैजुअल, या तो आप बहुत कैजुअल होकर बैठेंगे, जी क्यों ऐसे बैठे हुए हैं, टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं, या आप बहुत नर्वस होकर बैठे हुए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर चेयर पे बैठा हूँ और मैं यूं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ, मैंने अपनी बैक पीछे नहीं लगाई हुई, मुझे साफ पता, इंटरव्यूअर को साफ पता लग रहा है कि मैं बहुत नर्वस बैठा हूँ, मैं एंजाइटी चल रही है। सो जब भी आप जाके इंटरव्यूअर के सामने बैठें 10-15 सेकंड लें रिलैक्स करने में, इधर उधर देखें, एंजॉय करें, थोड़ा सा अपने माइंड को काम करें, क्योंकि इंटरव्यू का प्रेशर एज अ फ्रेश ग्रेजुएट बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर बहुत चीजों का होता है, यार मैंने जॉब लेनी है, मेरे इस बैचमेट को जॉब मिल गई है। जैसे ही आप वहां जाके बैठे हैं 10-15 सेकंड लेने हैं इन सारी चीजों को भुलाने में। ये ना भुलाएं, इंटरव्यू के दौरान आप जैसे वो फीलिंग नहीं होती कि इंटरोगेशन में बैठे हुए हैं, ऊपर एक बल्ब जल रहा होता है अंधेरे में, वो वाली फीलिंग रहेगी अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे, सीटी बज रही होगी कानों में। सो अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। जो प्रेशर्स होते हैं कि यार जॉब नहीं मिल रही है, टेंशन लेने से जॉब नहीं मिलेगी कंफर्म, और नर्वस होकर तो और भी नहीं मिलेगी। सो बेहतर ये रिलैक्स हो। अच्छा, ये बॉडी लैंग्वेज है। मुझसे आई हैव अ क्वेश्चन हियर। कई लोग जी। होते हैं टेक्निकली और एक्सपीरियंस वाइज, यू नो, दे आर सुपर पीपल, लेकिन वही होता है कि ऑफ कोर्स जब वो क्योंकि बहुत शाय होते हैं और हो सकता है अपनी कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में वो ज्यादा इंटरेक्ट ना करते हो, ठीक है, दे आर काइंड ऑफ नोबडी, लेकिन दे आर सुपर पीपल। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या रिकमेंडेशंस या क्या सजेशंस हैं? आई वुड लाइक यू टू शेड ऑन लाइट इन दैट एस्पेक्ट। यार मैं पर्सनली बहुत जो है ना इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, और मैं बहुत शाय बंदा था। लेकिन इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आपने इंटरव्यूअर के सामने जाना है आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकलने की प्रैक्टिस आपको वहां जाने से पहले करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? आपको एफर्ट लगेगी, डर बहुत लगेगा, लेकिन जो जहां जहां आपको मौका मिलता है, यार यूनिवर्सिटी में इतनी प्रेजेंटेशन होती हैं, हर सेमेस्टर में कम से कम 2 कोर्सेज की प्रेजेंटेशन जरूर होती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यहाँ पे होता ही है कि यार एक प्रेजेंटेशन है, यार ये करेगा मैं नहीं करूंगा प्रेजेंटेशन, इस तरह होता है। आपको मौका मिल रहा है उसी वक्त जाएं, जैसी भी होती है। लोग मजाक उड़ा लेंगे, वो भी आपके साथ कहीं है। सो ये प्रैक्टिस करने का मौका आपको यूनिवर्सिटी के दौरान बहुत ज्यादा मिलता रहता है, सिर्फ आपने उस टाइम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। दूसरी चीज जो एक किसी ने कही थी
वो ये थी कि इंटरव्यूअर के पास इतना ज्यादा मौका नहीं होता, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स के लिए, कि इंटरव्यूअर के पास इतना मौका नहीं होता कि वो आपके अंदर से चीजें निकलवाए। आपने बताना है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बॉडी लैंग्वेज के अलावा वर्बल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हार्श टोन नहीं होनी चाहिए, इसी तरह बहुत धीमी टोन भी नहीं होनी चाहिए कि आप इंटरव्यूअर की जगह अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, इंटरव्यूअर को बार बार आपसे पूछना पड़ रहा है जी आप क्या कह रहे हैं। They should prefer online interviews। अच्छा हाँ, ये भी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बहुत ज्यादा अब मिक्स एंड मैच चल रहा है। 2020 लास्ट समर में कंप्लीटली ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा था, बट अब ये है कि कुछ कंपनीज ऑन साइट बुला रही हैं, कुछ कंपनीज ऑनलाइन इंटरव्यू कर रही हैं। सो ऑनलाइन इंटरव्यू में भी आपकी ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है और आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, तब भी आप ऐसे ही प्रिपेयर होकर बैठे हैं जैसे आप लाइव इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यूअर कभी भी आपको कह सकता है कि आप अपना कैमरा खोलें। और नॉर्मली घरों में जिस तरह ये वर्क फ्रॉम होम में जिस तरह होता है, हम बहुत कैजुअल होते हैं। सो इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन भी अगर बेशक है, आपने वेल ड्रेस होकर बैठना है, प्रॉपर तैयार होके। अच्छा, इंटरव्यू में लेट होना बहुत बड़ा किलर है। इंटरव्यू में आप लेट हो रहे हैं, प्रॉबेबली इंटरव्यूअर सोचेगा ये आ ही नहीं रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई कंपनी आपका इंटरव्यू स्केड्यूल कर रही है, ऐसे नहीं है कि वो बहुत फारिग बैठे हैं, वो अपने टेक्निकल बंदों का टाइम निकाल के, टेक्निकल इंटरव्यू तकरीबन 30 to 45 मिनट्स का जाता है, और 30 to 45 मिनट्स एक डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो वो आपके इंटरव्यू के लिए निकाल रहे हैं। सो अगर आप लेट हैं, उसका टाइम ज़ाया हो रहा है, उसका टाइम ज़ाया हो रहा है, आपका इंप्रेशन खराब हो रहा है। ट्राई टू बी 10 मिनट्स बिफोर द इंटरव्यू टाइम। और उस ये जल्दी जाना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप वहाँ जाके बैठे हैं, आपका इंटरव्यू 10 मिनट बाद है, उतनी देर आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। गर्मियों का जैसे मौसम है, आप गए हैं, 10 मिनट आपको मिल जाएंगे रिलैक्स करने में। वहाँ अगर आपसे कोई पूछता है कुछ चाहिए, फ्रैंकली गर्मियों में तो ये बहुत मसला होता है, सो फ्रैंकली आज के पानी पिला दें, इस तरह कुछ। आई हैव अ क्वेश्चन, आर सॉफ्ट स्किल्स एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस मैटर इन एनी इंटरव्यू? अगेन, ऑन पेपर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको शो करवाना पड़ेगा सॉफ्ट स्किल्स आपके कितने अच्छे हैं। ये ऑब्वियसली ये जो वर्बल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज की बात की है, सॉफ्ट स्किल्स ही इनका मतलब है। वॉलंटियर एक्सपीरियंस आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दे सकता है कि आपने एक बंदे से इंटरेक्ट कैसे करना है। आप थोड़े से निडर होके एक बंदे से बात कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जब हम अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप वगैरह के लिए, मेरा क्वेश्चन पहले भी था तो वो आपने ट्राई तो किया आंसर करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं था इतना। ठीक तो है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब अप्लाई करने जाते हैं वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और उसमें लिखा होता है कि स्टूडेंट शुड बी करेंटली एनरोल्ड इन एन अंडरग्रेड डिग्री और मास्टर्स डिग्री। तो अब हम्म कंपटीशन जो मेरा आएगा वो तो फिर मास्टर्स वालों के साथ भी आता है ना, और वो उसके साथ कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए 2-3 प्लेटफॉर्म्स के अंदर, और उसके अलावा मतलब जो आपके सिंपल स्किल्स होती हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई हैं और टीम बेस्ड वर्क जो होता है वो सारा कुछ आपके पास हो, प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकें, वो तो चलो ठीक है, वो बंदा किसी भी लेवल पे कर सकता है। लेकिन इस तरह की जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो तो अब मेरे पास तो फॉर एग्जांपल कोई भी नहीं होगी। अभी मैं 3rd ईयर के अंदर हूँ, मुझे इस साल के अंदर डिसाइड भी करना चाहिए कि मैं कौन सी फील्ड में जाना चाहता हूँ आगे। तो हाउ डू आई कम्पीट विद द पीपल इन मास्टर्स? सो मैं उधर जाके फंस जाता हूँ हमेशा। उनके पास भी नहीं होंगे स्किल्स, ऑनेस्टली बताऊं। सो जो मास्टर्स हमें समझा, हम समझते हैं ना मास्टर्स कोई बहुत बड़ा चीज है, मास्टर्स वाले बैठ के टेस्ला नासा के लिए काम कर रहे हैं। मास्टर्स जो करने आते हैं ना, उनमें ऐसे आधे लोग वो होते हैं जिनको बैचलर्स में नहीं कुछ समझ आया होता। तो सर मतलब फिर भी उनके पास वो चीज़ें तो होती हैं जैसे FYP होता है उनका एक अपना, फिर उन्होंने एटलीस्ट कुछ ना कुछ काम सीखा होता है। मतलब मेरे से तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे ही होंगे ना, किसी न किसी चीज़ में उन्होंने काम किया होता है, सो एक्सपीरियंस, दे हैव मोर एक्सपीरियंस इन मी। हम्म। तो फिर उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? वही क्वेश्चन आया था कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, आप इंटर्नशिप ज्वाइन इसलिए करते हो कि आपको एक्सपीरियंस मिले और उसके बाद आपका एक CV बने, तो वो उससे पहले ही वो चीज़ें मांग लेते हैं। ये मसला है इंडस्ट्री में, ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि सो अगर मैं आज से 7-8 साल पहले की बात करूँ ना, किसी का 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता था तो सुनने को मिलता था यार वो इस कंपनी में टीम लीड लग गया है।
लेकिन आजकल हमारी इंडस्ट्री में सुनने को मिलता है यार वो 1 साल बाद टीम लीड लग गया, 1.5 साल बाद वो बंदा बैठा हुआ है वो टीम लीड लगा हुआ है। सो ये एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि जिसकी रीजन ये है कि सप्लाई बहुत ज्यादा होती जा रही है, डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन जो डिमांड है सप्लाई, क्वालिटी ऑफ सप्लाई उसको कम्पीट नहीं कर पा रही है। इसी वजह से फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। पहले फ्रेश ग्रेजुएट्स क्या होते थे, उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, ठीक है, आपको C++ आती है, ठीक है, आ जाए हम आपको सिखा देंगे। अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है, आपसे ये नहीं पूछते आपको C++ आती है, ये नहीं आती है, वो नहीं आती है, आपको पूछते हैं आपको ये टेक्नोलॉजी आती है, ये फ्रेमवर्क आता है। सो इसको टैकल करने के लिए अगेन आपको यूनिवर्सिटी के दौरान ही अपना फ्री टाइम निकालना पड़ेगा इंडस्ट्री के ट्रेंड्स ढूंढने में और उनको मास्टर करने में। अब ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये हमारे ज़हन में ये चीज़ बनी होती है कि यार बहुत बड़ा टूल है, पता नहीं 1-2 साल जिस बंदे ने काम किया हुआ है मैं उससे कम्पीट कर पाऊंगा या नहीं। सो ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, अगर आपको टेक्नोलॉजी मिली है उसका कोई ऑनलाइन कोर्स उठा लें। आप एक ऑनलाइन कोर्स से जो कि 22-23 घंटे का अगर हो, आप वो कोर्स कर लें, आप ऐसे बंदे के बराबर हैं जिसने वही टेक्नोलॉजी 6 महीने साल लगा के एक कंपनी में सीखी है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री का ट्रेंड बहुत गंदा हो गया हुआ है, लेकिन इसको कम्पीट हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा सर, थैंक यू, ये तो क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए। बस काइंडली मुझे बता दें कि कौन से मतलब इंडस्ट्री में फिलहाल लीडिंग फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं जिसमें बंदे को अभी करना चाहिए ताकि वो साल तक वहाँ पहुँच जहाँ से होना चाहिए। और उसके अलावा ये कि अगर रेज्यूमे वगैरह बनवाएं तो वो क्या आपसे चेक करवा सकते हैं हम? जो मोटी मोटी 2-3 चीज़ें हैं ना, कि डेटा साइंस की बहुत डिमांड है, कंप्यूटर विजन की कोई खास डिमांड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली लोग यहाँ बहुत इंटरेस्ट होता है कंप्यूटर विजन में, मशीन लर्निंग में, बट यहाँ डिमांड नहीं है। डेटा साइंस की बहुत डिमांड है। उसके क्या टूल्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। जिन चीज़ में मैं डेवलपमेंट साइड पे काम कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट आ जाती है, नोड आ जाती है, एंगुलर आ जाती है, रिएक्ट नेटिव है। इन इन चीज़ों की हमारी लोकल इंडस्ट्री में भी और बाहर की इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा एकदम से डिमांड आ गई है। थैंक यू सर। इज देयर एनी कोटा फॉर अंडरग्रेड वर्सेस ग्रेड? सो कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे जो कि एक स्पेसिफिक कोटा रखती हैं कि हमने इस साल इतने फ्रेश ग्रेड्स उठाने ही उठाने हैं। लेकिन ये छोटी कंपनीज नहीं है, ये मिड साइज्ड या बड़ी कंपनीज, जैसे मैं अगर नाम लूँ नेटसोल सिस्टम्स, आरबी सॉफ्ट, ये बड़ी कंपनीज हैं जो कि जिनका एक फिक्स कोटा होता है कि हमने इस साल इतने फ्रेश ग्रेड्स उठाने ही उठाने हैं, और वो इसी सीजन में चल रहा होता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने यही काम चलता रहता है। इसके अलावा मिड साइज में अगर मैं बात करूं, टिंटैश एक बहुत अच्छी कंपनी है जो जिनका स्पेसिफिक हर साल गोल ये होता है कि हमने 10 से 15 फ्रेश ग्रेड्स उठाने हैं। What is the trend of cyber security? Cyber security, I'm not really sure. बहुत कम वैकेंसीज मिलती हैं, लेकिन जो वैकेंसीज मिलती हैं वो अच्छी होती हैं। सो कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनका हमारी इंडस्ट्री में काम चल रहा है, लेकिन वो काम बाहर से आ रहा है। सो अगर मैं आपसे बात करूं सिस्टम प्रोग्रामिंग की या एम्बेडेड सिस्टम्स की, हमारी इंडस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, बहुत कम बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे पे स्केल पे और फैसिलिटीज पे बैठे हुए हैं। लेकिन मसला ये आ जाता है कि अब वो जब एक दफ़ा बैठ गए हैं यहाँ पे, वो एक दफ़ा किसी कंपनी में चले गए हैं, वो वहां से निकल के किसी और कंपनी में नहीं जा सकते, उनको फिर बाहर जाना पड़ेगा। सो साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द फील्ड्स जिसके लिए आपको ये मसला फेस होगा। यूनिवर्सिटी वाइज कोई क्राइटेरिया नहीं। यूनिवर्सिटी का जो एक चीज थी ना कि एक दौर था जब कहते थे यूईटी या फास्ट के लड़के उठाने हैं, अब जीरो हो गया हुआ, कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखता। सो अच्छा, मैंने ये ट्रेंड बहुत देखने को, इवन सुनने को भी बहुत आया है कि एनआईसी के अंदर भी अक्सर बातें चल रही होती हैं कि जी लम्स के ग्रेजुएट्स जो हैं उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा वाइड है, तो आपकी डिग्री की अगर लम्स की होगी तो आपको फ़ौरन उठा लिया जाएगा। सिमिलरली फास्ट के जो सीएस ग्रेजुएट्स होते हैं उनके बारे में भी एग्जैक्टली यही बात की जाती है। यूईटी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के बारे में बात की जाती है। तो सिंस यू आर ऑलरेडी इन द मार्केट और आपने इस चीज़ को पहले भी स्पेसिफाई किया है कि आईटीयू में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ग्रेजुएट जो सीनियर्स काम कर रहे हैं पोजीशंस के ऊपर,
दे शुड रेफर। तो हमें ये इतनी चीजें ना ऑनेस्टली देखने को मिलती नहीं है, प्रोबेबली क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी बने हुए साल ही कितने हुए हैं। एक तो रीजन ये है, दूसरा ये है कि लेट्स से कि अगर हो भी गए तो एक आईटीयू इस चीज को भी मार्केट करता है कि वी आर द जॉब प्रोवाइडर्स। तो आप इस पे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अगर हमें एज एन आईटीयू स्टूडेंट, अगर हमें कंपेटिटिव होना है मार्केट में, और अगर एज एन आईटीयू स्टूडेंट हमें अपनी कोई क्या कहते हैं ना, एक स्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक? अच्छा, ये अगेन जो ये ट्रेंड था कि यूईटी या फास्ट के गैजेट्स उठाने, ये 2014 तक घसीट के चले। उसके बाद ये ट्रेंड खत्म हो गया था। मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं एक दो जगह इंटरव्यूज देने गया हूँ। एक जगह इंटरव्यू देने गया था, तीसरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझे ऑफर लेटर टाइप किया और पकड़ा दिया लैपटॉप पे, आप एक दफा रिव्यू कर लें। सामने कागज पड़ा हुआ था जो पिछले हफ्ते में इंटरव्यू देके गया था, तब मैंने अपना रिज्यूमे वहां पे रखा था। तो पढ़ते पढ़ते ऐसे ही उसने कागज उठा लिया और पढ़ने लग गया। कहते अच्छा ये आपका रिज्यूमे है? मैंने कहा जी। कहते अच्छा आप आईटीयू के ग्रेजुएट हैं? मैंने कहा जी। कहते अच्छा आपका इतना जीपीए भी है? मैंने कहा जी आपको पता ही नहीं है। सो ये जो ट्रेंड था ना कि इस यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, ये इतना जीपीए होना चाहिए, ये अब खत्म हो गया। अब टोटली स्किल बेस्ड चीज आ गई हुई है। Are there such companies? No. What do you think? How to structure introduce yourself question? हाँ, इसकी बात होगी आगे। बल्कि इसकी नेक्स्ट ही बात है। Mr. Speaker, I have a question. Sure. अफनान फ्रॉम EDS। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि EDS जो ITU में इन्होंने अभी शुरू किया गालिबन 18 बैच से, और इकोनॉमिक्स और डाटा साइंस का कम्बिनेशन है। तो हमारी प्रॉपर डाटा साइंस नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ पहले सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ा था पाइथन का। अब सारे इकोनॉमिक्स के हैं और आखिर में कुछ जाके डाटा माइनिंग और उसको कुछ कोर्सेज हैं। तो हमें इसका कुछ बता दें EDS वालों के लिए, क्योंकि हमारा कोई बैच अभी निकला भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि उनको मार्केट में कौन पूछता है या वो उनको क्या कुछ मिलेगा। मतलब हमें कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है EDS का। तो उस बारे में थोड़ा बता दें कि इकोनॉमिक्स और डाटा साइंस का जो कम्बिनेशन है, इसका क्या बनेगा आगे जाके, या आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? इसके बारे में ऑनेस्टली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आई डोंट नो इकोनॉमिक्स आपको किस लेवल की पढ़ाई जा रही है, लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहाँ पे दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला कौन सा है? लम्स का नाम आता है, जो मैनेजमेंट साइंसेज इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। आई डोंट थिंक यू कैन कम्पीट विद देम ऑनेस्टली, लेकिन ये परेशान होने वाली चीज नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा स्कोप समझा जाता है, लोग भर भर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पे जॉब्स नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 80% लोग उठ के सीएस की जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, और जो नहीं ढूंढते वो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूंगा। वो फिर फील्ड की जॉब नहीं कर रहे होते, उन्होंने फिर अपने 4 साल जाया किए होते हैं, वो फिर कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। सो मार्केट ट्रेंड आपको ढूंढना पड़ेगा अपने प्रोफेसर्स के साथ बैठ के, या MSDS के लोगों के साथ बैठ के आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ जॉब्स ढूंढ रहे हैं। डेटा साइंस की जहाँ तक बात है, अगेन डेटा साइंस के लिए भी पहले आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होनी जरूरी है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है नहीं सिखाती डजेंट मैटर, आपको जो फ्री टाइम मिलता है उसमें आपको करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ हमारे पास सेशन में 5 मिनट रह गए हैं, सो इफ इट इज ओके हम टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल करें। ठीक है। सर मुर्तजा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी। जब हम लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा एक डिलेमा होता है या जो अलमिया होता है वो ये कि हमें अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलनी आती होती। तो आपके नजदीक ये चीज जरूरी है कि जब आप आईटी सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको वो फट ओ माय गॉड एक्सक्यूज मी सर इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए? आपका टेक्निकल स्किल जो है सिर्फ वही आपका होना चाहिए? क्योंकि मैं कई लोगों को जाती तौर पर जानता हूँ जो टेक्निकली बहुत गिफ्टेड होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो आप अपने कानों पे उंगलियां रख के जो ना आप बैठ जाते हैं। तो इस पे जरा अपनी आप राय दीजिएगा। सो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है फॉर अ टेक्निकल कैंडिडेट। थोड़ा सा नॉर्म ऐसे बना हुआ है कि जब HR वाले आपको कॉल करते हैं आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। सिमिलरली जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं मोस्टली जगहों पे आपसे इंग्लिश में स्टार्ट कर देते हैं, बीच में मिक्स एंड मैच उर्दू चलता रहता है। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं आपने उसको अपनी पूरी बात समझानी है। अब वो बात समझाने में अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं दैट्स फाइन। अगर आप वो बात प्रॉपरली समझाने में उर्दू में कंफर्टेबल हैं, गो फॉर इट। आपसे कोई इंग्लिश में कोई सवाल पूछ रहा है इंटरव्यूअर या HR, उर्दू में जवाब दे दें।
बिकॉज उन्होंने आपको क्लाइंट फेसिंग के लिए हायर नहीं करना, उन्होंने आपको आपके वर्बल उस तरह लैंग्वेज पे हायर नहीं करना, उन्होंने आपके टेक्निकल स्किल पे हायर करना है और उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। अगर आप एक चीज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो आपको जज नहीं कर सकते। ठीक है सर, शुक्रिया। If an employer starts reviewing the CVs, what is the first filter they would apply? सबसे पहली तो चीज ये है कि रेज्यूमे का जो फॉर्मेट है वो ठीक है कि नहीं। अगर आपकी चीजों की अलाइनमेंट आगे पीछे हुई भी है, उधर ही रिजेक्ट हो जाएगा रेज्यूमे। क्यों? क्योंकि जो बंदा अपने रेज्यूमे को प्रॉपरली बैठ के ठीक तरीके से नहीं बना सकता, वो मेरा काम क्या ठीक करेगा। सो ऐसे मैंने कई रेज्यूमे देखे हैं, एक आइकॉन इधर गया हुआ है, एक आइकॉन लेफ्ट पे निकला हुआ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। सो इंग्लिश बोलते हुए तो चलें, एक्सेप्टेबल है कि यार आप फ्लुएंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपना रेज्यूमे बनाते हुए आप टूल्स यूज कर सकते हैं। ग्रामरली है, किसी रिव्यूअर से रिव्यू करवा लें जो आपकी ये मिस्टेक्स ठीक कर दे। सो वहाँ ये चीज देखने की जरूरत है। फिल्टर एज सच इन्हीं चीजों का होता है कि आपने कितने बेहतर तरीके से अपनी लर्निंग को हाईलाइट किया है। सो प्रोजेक्ट्स 10 लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स का लिखा हुआ है कि जी ये ऐप है, ये ऐसे करती है, उसका रिव्यूअर को कोई फायदा नहीं है। उस ऐप के साथ अगर ये लिखा हुआ है जी मैंने ये बनाया, ये चैलेंज है, ये मैंने सीखा, उस चीज का रिव्यूअर के लिए वैल्यू है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग? अगेन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग असल चीज है वो हमारी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई जाती। आई डोंट नो आईटीयू में क्या चल रहा है, सो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। ढूंढनी उनको भी सॉफ्टवेयर की जॉब्स नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ही एक तो हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, हमारी इंडस्ट्री सर्विस बेस्ड है। ठीक है, इस जिसका मतलब ये है कि हम अपना बैठ के काम कोई नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से ही काम पकड़ रहे हैं। बाहर जिसने जो ट्रेंड चल रहा है, हमने वही, हमारे बंदों ने भी वही बैठ के काम करना है। व्हाट इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर सीवी? कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट जो मैंने अपना भी रखा था और मेरे से कई लोग इख्तलाफ भी करते हैं, वो है करियर कप। माइक्रोसॉफ्ट चैंपियनशिप वाला। करियर कप, करियर कप रेज्यूमे, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। सो ये सिंपलेस्ट है, इसमें कोई वो इसका पर्सनली मुझे लगता है कि इसका फ्लो बहुत सिंपल है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपने रिव्यूअर ने इंफॉर्मेशन पढ़ते जाना है। कोई ये नहीं है कि आधी इंफॉर्मेशन इधर लिखी हुई है फिर पॉइंट्स बने हुए हैं, इस तरह की चीजें। और सर मैंने भी एक लिंक शेयर किया है Cradle.io के नाम से, ये भी यही काम करता है जो आपने भेजा है। ये पीडीएफ में भी कन्वर्जन अलाउ कर देता है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि जो पहला आपसे सवाल होगा, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, इंटरव्यूअर आपसे पहला सवाल करेगा। वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन दें, ये वो। ये चीज आपने इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, आपको पहले बैठ के अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा। लास्ट सेमेस्टर में जो आपको कम्युनिकेशंस का कोर्स पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जाता है, उसमें ये चीज आपको सिखाते हैं कि आपने अपना कवर लेटर कैसे बनाना है। सो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका कवर लेटर बताना चाहिए। आप अपना एक्सप्लेन करें कि या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किए। ऐसी इंफॉर्मेशन देना जो ऑलरेडी रेज्यूमे में रिव्यूअर ने पढ़ ली हुई है, कोई फायदा नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मेरे रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, ये मेरा बैच था, पता है, आगे चलो किन टेक्नोलॉजीज में काम किया हुआ है, क्या इंटरेस्ट है। सो इंटरेस्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप बता रहे हैं कि मैं इन टेक्नोलॉजीज में काम करना चाहता हूँ या मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ, इनडायरेक्टली आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं आप उसकी कंपनी के लिए फिट क्यों है। और ये बताना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, रिव्यूअर को समझ आए कि यार ये बंदा किसी मकसद से आ रहा है, ऐसे ही नहीं आ रहा और ऐसे ही नहीं चला भी जाएगा। और जो मकसद ये बता रहा है, अगर वो हमारी कंपनी फुलफिल कर सकती है, ये वैल्यूज जो ये पूछना चाह रहे हैं ये फुलफिल कर सकती है, तो हम इसे रखेंगे। नहीं तो हमारे लिए ये थोड़ी सी एक खतरे वाली बात है कि ये जिन चीजों के लिए आ रहा है वो हम ना ऑफर करें तो ये छोड़ जाएगा हमें। इंट्रोडक्शन आपने 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। कॉन्फिडेंटली लाउड होके रटा होना चाहिए। मैंने भी रटा हुआ था, जो इंटरव्यू दे दे के रट गई भी थी ये चीज। जो भी मुझसे, अब तो वैसे भी कोई मुझसे पूछता था इंटरव्यू के अलावा भी, तो मैं उसको भी वो इंट्रोडक्शन सुना देता था। अच्छा, नेक्स्ट चीज ये है कि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, एनालिटिकल पार्ट में
आपको इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन से मुराद ये है कि इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा है, अब आप सोचते सोचते चुप करके बैठ जाएंगे, इंटरव्यूअर को खुद समझ नहीं आएगी आप सोच कर रहे हैं, चाहे आप सही सोच रहे हैं ये चाहे आप गलत सोच रहे हैं, डजेंट मैटर, इंटरव्यूअर यही कहेगा ये फंसा हुआ है। सो उसमें होता ये है कि अगर आप खामोश बैठे हैं, आप खामोश बैठ के सॉल्व किए जा रहे हैं, खामोशी में इंटरव्यूअर का टाइम बहुत मुश्किल से गुजरेगा और बहुत ज्यादा चांस है वो आपको कह दे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहे सही सोच रहे थे चाहे पहुंच गए हुए थे, आपका चांस मिस हो जाएगा। इंटरेक्ट करें, उसने कोई आपसे क्वेश्चन पूछा है एनालिटिकल, पहले तो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। एक ये भी इशू सामने आया कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई सिंपल क्वेश्चन पूछा है, उसमें फिजिक्स के लॉज लोग बीच में ले आते हैं कि इस हाइट से गिर रहा है तो इतनी ग्रेविटी होगी, यार कुछ नहीं है, सिंपल एल्गोरिथम कोई लगाना है। कीप इट सिंपल। जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसको एक दफा एनालाइज करें, कोई प्रॉब्लम जहन में आती है, कोई क्वेश्चन जहन में आता है, कोई चीज क्लियर करनी है, डायरेक्टली पूछें, उससे हेजिटेट ना करें। क्योंकि एक दफा आपसे सॉल्व ना हुआ, इंटरव्यू ने आपको सोल्यूशन बताया, फिर आपके पास ये हक नहीं होगा कहने का कि अच्छा आपने ये चीज नहीं बताई, आपने पूछा भी नहीं। अच्छा, एक जो चीज जो कि कॉन्फिडेंस गिरा देती है अक्सर इंटरव्यू के दौरान ही, जिससे बचना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप उसने एक सवाल पूछा आपसे नहीं हुआ, वहीं बंदा पहले दूसरे सवाल पे कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है और फिर वो एक थ्रेड चल पड़ता है दिमाग में कि यार अब नहीं कुछ हो सकता। इस चीज से बचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप थ्रेड में फंस गए, सो डोंट बी सॉरी। आपको कोई चीज नहीं आती, दैट्स फाइन, सीख लोगे जाके, या कोई गुनाह नहीं किया, या ऐसी चीज नहीं है कि यार एक चीज का जवाब नहीं दिया तो अब आपका इंटरव्यू गया। मैं अगर अपनी ऑनेस्टली मिसाल दूं, जो मैंने शुरू में इंटरव्यूज दिए मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, नर्वसनेस की वजह से थ्रेड चल पड़ा कि यार सवाल नहीं सही हो रहे, गया अब तो मैं। लेकिन एक कंपनी में मैंने एक दिन इंटरव्यू देने जाना था और दोपहर को जाना था, सुबह मुझे एक और ऑफर आ गई। ऐसा चिल होके मैंने इंटरव्यू दिया, वहां जाके नहीं आता सवाल, नहीं आता, क्या कर लोगे, मुझे नौकरी नहीं दोगे, मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है नौकरी, ठीक है ना। 50% सवालों के जवाब दिए, 50% के नहीं दिए, लेकिन कोशिश पूरी की। मैंने कहा अब क्या, चलो मिल गई है जॉब, चल करता हूँ। हफ्ते बाद कॉल आ गई। सो कॉन्फिडेंस अपना ऊपर रखना। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई सवाल नहीं आता उससे आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, और जब एक सवाल हो गया कंप्लीट जिसका आप नहीं जवाब दे पाए, आप इंटरव्यू से क्वेश्चन करें कि अच्छा इसका क्या सोल्यूशन है। अगर आप ये नहीं करते तो इंटरव्यूअर को ये इंप्रेशन जाता है कि ये सिर्फ वो चीजें, ये खुद सोचने की सलाहियत नहीं रखता, या इसको कोई गलती बताइए ये उस पर सोच नहीं रहा है, ये बस यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हुआ है जॉब लेने के लिए, कुछ सीखने नहीं आया हुआ। अगर किसी से सवाल पूछे और वो जवाब दे रहा है ना, इसका मतलब है यार वो चले इंटरव्यू तो साइड पे है, उसको मजा आया इंटरव्यू देने का, उसको मजा आया सोचने का, प्रॉपरली सोचा है उसने। सिमिलरली इंटरेक्शन कायम रखना बहुत जरूरी है। आपको सवाल दिए, जो आपके जहन में आइडियाज आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके इंटरव्यूअर को बताना स्टार्ट करें, अच्छा मैं इस चीज को ऐसे अप्रोच करके देखता हूँ। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा भी रहे होंगे, मे बी इंटरव्यूअर आपको हिंट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती लोग यहाँ पे ये करते हैं कि वो 1 मिनट भी नहीं सोचा, अभी 1-2 मिनट हुए हैं सोचते हुए, और इंटरव्यूअर आपको पूरा टाइम दे रहा है। जब तक इंटरव्यूअर ये नहीं कह रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आपको जरूरत ही नहीं है कहने की कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा। और लोग ये कहते हैं, प्रेशर में आके कहते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, मुझे नहीं इसका समझ आ रहा। टेक योर टाइम, जितना इंटरव्यूअर टाइम आपको दे रहा है, लेकिन ये चीज नहीं कहनी, इंटरेक्ट करते रहना, ये चीज कभी भी नहीं कहनी कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगेन बी वोकल। सर जी, इखलाक के दायरे में रहते हुए कहना चाहूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप 40-50 कंपनीज में इंटरव्यू दे चुके हैं तकरीबन हाफ सेंचुरी होने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन चल रही है, मैं देख रहा हूँ मुर्तज़ा और अवाब भाई के दरमियान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और नोक-झोंक चल रही है। तो मैं वैसे एक आइस ब्रेक करने के लिए भी, और थोड़ी सी मुझे एक क्या कहते हैं ना, एक
हम एक ही फ्लो में चलते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस एलिमेंट को खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि अवाब भाई जो है वो भी थोड़ा सा बता दें कि हाउ हिज एक्सपीरियंस हैज बीन इन द इंडस्ट्री सो फार। हमाद भाई, आपकी मैं पहली दफा शक्ल देख रहा हूँ यार। आपने फेसबुक पे मास्क वाली डीपी लगाई थी, आप मुझे मैसेज भी आया था, मुझे याद है। जी तो जी बहुत बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया मुझे थोड़ी स्पॉटलाइट देने के लिए। मुर्जा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं। असल में मैं इंडस्ट्री का बंदा नहीं हूँ, मैं प्योरली एकेडेमिया का बंदा हूँ। और मैं OA लेवल कंप्यूटर साइंस को पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे अगर कोई टीचिंग में आगे जाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो मुझे किसी टाइम भी मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। लेकिन जो IT वाली चीज़ है वो हमारे सर मुर्तज़ा आजम खान के जो है ना, मैं सर पेश कर रहा हूँ अभी। जी, ये मुर्तज़ा भाई ने ना पहले मेंशन भी किया कि CV से मुतल्लिक के हम जो रेज़्यूमेज़ अपने बनाते हैं उसको हम 3-4 लोगों से एटलीस्ट रिव्यू ज़रूर करवाएं। तो मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि आप एकेडेमिया से भी हैं और उसमें से भी आपका एक निकल आता है, एक एक्सपीरियंस है आपका सो फार। तो यहाँ पे अगर कोई आपको इस तरह कांटेक्ट करना चाहता है तो रिगार्डिंग अपनी CVs को रिव्यू करवाने के लिए या कोई भी अगर अदर डिस्कशन के लिए जो कि यहाँ पे हमारा पॉइंट डिस्कस ना हो, तो आप अपना नीचे कांटेक्ट या ऐसा कोई चीज़ भी यू कैन लीव योर ईमेल ताकि हम आपको दोबारा रीच आउट कर सकें। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन दिस इज प्योरली फॉर एकेडेमिया, जो टीचिंग में श्योर आना चाहते हैं। श्योर श्योर आईटी के लिए मुर्तजा इज द बेस्ट पर्सन श्योर। टू गो टू। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, यू विल कंटिन्यू। थैंक यू। Thank you, Rob. Um, what is the appropriate response to tell the interviewer if you don't know the answer? Again, ये चीज मैंने explain कर दी है, straight away ना बिल्कुल नहीं करनी है, interact करना start करें, जो भी ज़हन में आ रहा है थोड़ा सोचना start करें। How to answer, how much pay you'll want as a company, do not so ये salary negotiation बिल्कुल next question है, this is almost done. So ये बात होगी कि आपने इंटरेक्शन अपना कायम रखना है इंटरव्यूअर के साथ। So एनालिटिकल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस डेवलपर हैं उसमें एनालिटिकल प्लस टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन होता है। अब टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सॉल्व करके बता देंगे, टेक्नोलॉजी में स्ट्रेट अवे हाँ या ना होता है। आप या तो आपको आता होता है या ना आता होता है। हाँ, वहाँ आप ये कह सकते हैं कि यार नहीं, ये चीज़ मैंने नहीं की ली। लेकिन जिस जगह पे इंटरव्यूअर आपको पूरा मौका दे रहा है सोचने का, वहां पे आप ये चीज नहीं कह सकते कि नहीं मुझे नहीं आता। एक ये भी बड़ी गलती लोग करते हैं कि कहते हैं कि मैंने ऐसी प्रॉब्लम की थी, मुझे याद नहीं आ रही। आपको याद करने के लिए बिठाया भी नहीं, आपको ये सॉल्व करने के लिए बिठाया है, सो याद करने की बजाय यहाँ पे सोचें। दूसरी चीज ये है कि कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं समझ आई है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी ऑब्वियसली कहते हैं, लेकिन कह देते हैं कि इन प्रॉब्लम्स के लिए तो वैसे गूगल कर लेते हैं हम। सो अगर गूगल ही करना था तो हम आपको क्यों रख रहे हैं, हम पर किसी नॉर्मल बंदे को बिठा लेते हैं, वो गूगल कर लेगा। फिर ये भी सुनने को मिलता है कि आपने ये नहीं बताया कि टेक्निकल इंटरव्यू होना था। तो यार अगेन, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपने खुद ही अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको नहीं पता था, आपकी जिम्मेदारी है, आप HR की जब आपको कॉल आई है तो आप पूछें कि किस चीज़ का इंटरव्यू होगा। अच्छा, इसके बाद जब इंटरव्यू एंड हो जाता है तो या तो आपसे इंटरव्यूअर खुद ही पूछ लेगा, अगर नहीं भी पूछता तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे क्वेश्चन पूछें। इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, उस पॉइंट पे भी आपने ब्लैंक नहीं रहना। कोई क्लीशेड सवाल पूछ लें, कंपनी के प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, यहाँ पे कल्चर कैसा है, ये वो, लेकिन ब्लैंक नहीं रहना। सो आजकल कंपनीज जो एक मेंटेलिटी पे चल रही है वो ये है कि हमारी कुछ कोर वैल्यूज हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे बंदे हमारे साथ आए जो इन वैल्यूज के बारे में सोच सकते हैं। अब वहां पे अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे, उसको इंटरव्यूअर को इम्प्रेशन ये जाएगा कि आप कुछ सोच के नहीं आ रहे हैं, आप बस एक जॉब से दूसरी जॉब में आना चाह रहे हैं, फिर दूसरी से आप तीसरी में चले जाएंगे एंड सो ऑन। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सवाल जरूर इन दी एंड पूछें। कोई और क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, किस तरह की एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, या यहाँ मुझे क्या। सो मैंने एक सवाल ये पूछा था कि इस कंपनी में आके मुझे ऐसी कैसी एप्लीकेशंस पे काम करने का मौका मिलेगा जिससे मेरा एक्सपीरियंस, जो अभी मेरा करंट एक्सपीरियंस है, उससे कुछ नया मुझे सीखने को मिलेगा। उसके जवाब अमूमन वो भी क्लीशेडी होते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारे डेवलपर्स बैठे हुए हैं। सो आप हायरार्की के बारे में पूछ सकते हैं, कंपनी की टीम्स किस तरह बनी हुई है उनके बारे में पूछ सकते हैं। The next part is hello. हाँ जी मुर्तज़ा भाई, एक क्वेश्चन ये है कि आपने विजन्स की बात की थी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंपनीज जो हैं जब भी वो स्टार्ट होती हैं, ऑफ कोर्स ये तो
बात अक्सर स्टार्टअप कल्चर में बहुत कही जाती है कि अगर आप किसी बिजनेस को पैसे के लिए खोल रहे हैं तो इट्स नॉट द बिजनेस, इट्स अ मनी मेकिंग मशीन, ठीक है। तो पैसा जो है वो एक विजन का बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई विजन नहीं है तो फिर आप उसको बस एक शॉर्ट टर्म के लिए ही चला सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके लिए एक विजन चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे आपने देखा पेंडेमिक ने भी हमें काफी हिलाया। हमने एयरलिफ्ट की एग्जांपल देखी कि वो एक राइड हेलिंग सर्विस के तौर पे आई और फिर इवेंचुअली जल्दी से उनको पिवट करना पड़ा और एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया पे जाके जंप करना पड़ा, जिसका मतलब है कि कंपनी का जो विजन था वो कंप्लीटली एक चेंज हो गया। और पेंडेमिक के बावजूद भी we can see there are different trends of companies that they are following के पहले साल विजन कुछ और होता है, दूसरे साल विजन कुछ और हो जाता है, और फिर इंटरनली जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो क्योंकि कंपनीज के अंदर ऑफ कोर्स एक रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि जी हमें रेवेन्यू किसी तरह इंक्रीज करना है, उसको जनरेट करना है, उसके एवेन्यूज क्या है, ये भी बहुत डिस्कशन चल रही है। तो ये विजन से भी रिलेटेड कई दफा ना ये एक कॉन्ट्रडिक्शन में चीज आ जाती है। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं कि ये कंपनी का अगर एक विजन है तो हमें उसको किस तरह से एक तो ढूंढना चाहिए अपने तौर पे, और अगर हम किसी इंटरव्यूअर से बात करें इसके बारे में क्वेश्चन करें तो व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच इट? सो विजन की जहाँ तक बात है ना, वो ये है कि स्टार्टअप्स एक विजन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए ये भी कहा जाता है कि उनके लिए पिवट करना बहुत जरूरी है। एक डायरेक्शन में उनको रेवेन्यू नहीं नजर आ रहा, पिवट कर जाएं इससे पहले कि वो उसी डायरेक्शन में चलते जाएं और बंद हो जाएं। जहां तक इंटरव्यू प्रोसेस का एक कैंडिडेट से ताल्लुक है, उसमें विजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट वैल्यूज है कंपनी की, ठीक है। सो शॉपडेव जब मैं गया था वहाँ उन्होंने अपनी मुझे वैल्यूज बताई और सो आई एग्रीड विद देम, और उनको उस पर भी इंटरेक्ट करके बताया कि जी ये जो आपने वैल्यूज बताई हैं मैं इनमें इन तरह फिट बैठता हूँ, और मैं हमेशा से सोचता आया हूँ और आज किसी ने इनको पहली दफा इन पॉइंट्स में मेरे सामने रखा है। सो द मोर इम्पोर्टेंट चीज है कि कंपनी का वैल्यूज क्या है, उनका कल्चर क्या है। विजन कंपनी का चेंज होता रहता है, नए विजन भी आ जाते हैं, कंपनीज एक्सपैंड भी करती रहती हैं, और विजन चेंज होना बुरी चीज नहीं है फॉर अ कंपनी। सिर्फ उसमें ये कैंडिडेट के इंटरेस्ट में सिर्फ उसमें ये है कि आप एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज आपको जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, लेकिन कहीं और जाके अगर वो चेंज कर जाते हैं, पिवट कर जाते हैं ऐसी प्रोडक्ट पे जो आपको उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, वहां आपके लिए खतरा है और उसका आप पहले कुछ कर भी नहीं सकते। Does degree matter when applying for a CS job? Unfortunately, yes. अभी तक ऐसे चल रहा है। आई होप इन फ्यूचर, और थोड़ा सा फील ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, लेकिन अभी इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो अगर मैं सीएस की जॉब की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले, सीएस वाले, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, ये 4 फील्ड्स कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन जो बाकी 3 फील्ड हैं सीएस के अलावा, उनको compete करने में थोड़ा इशू जरूर होगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज सैलरी नेगोशिएशन। सैलरी नेगोशिएशन से पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। 2 जार लें, 2 जार में कैंडीज भर दें इक्वल अमाउंट, लेट्स से 5000। एक जार को एक सेट ऑफ पीपल के पास लेके जाएं और उनसे कहें आप ये बताएं कि इनमें 2000 कैंडीज 2000 से कम है या 2000 से ज्यादा है, और अगर हैं तो कितनी है। अब जब वो जवाब देंगे, उनका जब आप एवरेज लेंगे ना वो 2000 होगी, ठीक है ना, हालांकि 5000 थी। सिमिलरली दूसरा जार आप लेके एक और ग्रुप के पास जाएं, उनको आप कहें कि इनमें जो कैंडीज हैं ये आप बताएं कि 6000 से कम है या 6000 से ज्यादा है, और अगर ज्यादा या कम है तो कितनी है। जब उनके आंसर्स की एवरेज लेंगे तो वो एवरेज 6000 निकलेगी। मकसद ये है कि जब आपको कोई वैल्यू बता दी जाती है, आप अपने थॉट प्रोसेस को उसके साथ एंकर कर लेते हैं, एक वैल्यू को उसके साथ एंकर कर लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू को आप भूल जाते हैं, वहां से आपका फोकस हट जाता है। सैलरी नेगोशिएशन भी इसी तरह है। सैलरी नेगोशिएशन में जिन 2 चीजों के साथ आपकी नेक्स्ट सैलरी एंकर की जाएगी, वो आपकी करंट सैलरी है और आपकी एक्सपेक्टेशन है। अनफॉर्चुनेटली करंट सैलरी से एंकर किया जाता है, लेकिन ये ट्रेंड है
सो इस ट्रेंड का नुकसान ये भी है कि आपकी अगर पहली ही जॉब कम पैसों की लगी है तो अनफॉर्चुनेटली आपको ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वंस यू हैव अ स्किल सेट और आपको पता है कि यार आप आते जाते लोगों को देख रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं कंपनी में जाके, ये चीज, एक कंपनी आपने ज्वाइन कर ली है वहाँ ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, नॉट फॉर कंपटीशन बट टू लर्न बट यू नीड टू स्ट्रेंथन। सो उसी के साथ साथ आपको ये भी अंदाजा होने लग जाता है यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ इस कंपनी में, और ये लोग जो सैलरीज ले रहे हैं मैं इतनी ले रहा हूँ, आई कैन टारगेट फॉर हायर सैलरी। जब भी आपने एक्सपेक्टेशन अपनी बतानी है वो जितनी आपकी रिक्वायर्ड है उससे कम से कम 20,000 25,000 एज अ फ्रेश ग्रेजुएट 20,000 25,000 ज्यादा बताने की जरूरत है। सो होता ही है, अच्छा ये एक्सप्लॉइट करते हैं, आपने एक्सपेक्टेशन कब बताई है, डेफिनेटली आपको कंपनी एक्सप्लॉइट करेगी। कंपनी का बजट था 50,000, आपके 2-3 इंटरव्यूज खराब हुए, आपने कहा यार मैं किसी से कम पैसे मांग लेता हूँ, हो सकता है रख ले, आपने कहा जी मुझे 30,000 दे दें, उन्होंने बजट रखा हुआ था 50,000, अब वो देंगे आपको 30,000 ही, बंदे आप पसंद आ गए हो इसलिए आपको रख रहे हैं। सिमिलरली ये दूसरे केस में भी होता है, एक कैंडिडेट आता है 1 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी का बजट 150 है, ये मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी का बजट 150 है, बंदा आता है कहता है मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस है, डिमांड 2.5 लाख करता है, लेकिन बंदा इतना अच्छा होता है कि कंपनी कहती है कि इसको रखना ही रखना है, फिर उसे वो स्ट्रेट अवे ना नहीं करते, वो अपनी 1.5 लाख की लिमिट से 180 पे आके उसे मनाने की कोशिश करते हैं। सो जो भी आपने डिमांड करनी है ये जहन में रखें कि आपको उससे पैसे कम कम ही मिलने हैं, उससे ज्यादा कोई कंपनी, बहुत कोई फरिश्ता कंपनी होगी जो कह देनी अच्छा आपने 50 डिमांड किया था लेकिन हमारी इस पोजीशन की जो है सैलरी 70 है तो हम आपको 70 देते हैं। सर फ्रेश ग्रेजुएट जब हम जा रहे हैं तो कौन सी कोई ऐसी है जो मिनिमम जिसको अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं? 50,000? 50,000 इज गुड। सो जब हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे तब हमने लोगों की 1 लाख भी लगते देखी है, 40,000 30,000 भी लगते देखी है, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन 50,000 इज अ रीजनेबल सैलरी। उससे कम फिर थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है यार मैं और क्या कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज को लेके डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कहें कि यार मेरा बैचमेट हम इकट्ठे ही पढ़े, मेरा जीपीए भी उससे ज्यादा है लेकिन वो लाख रुपए की सैलरी पे लग गया है, तो इस इन तरह की चीजों के डिप्रेशन से बचना जरूरी है। फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है कि सो मैं नाम नहीं लूंगा, बट हमारा एक दोस्त ऐसा था जिसके बारे में हम सोचते थे यार ये क्या करेगा, इसको प्रोग्रामिंग नहीं सही तरह से आती है, ये पता नहीं कैसे इंडस्ट्री में रह पाएगा। और जब हम सब की जॉब स्टार्ट हुई तो उसकी सबसे ज्यादा सैलरी लगी थी। सो ये नेगोशिएशन और थोड़ी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। When is the right time to change the job? अच्छा जब आप एज अ फ्रेश ग्रेड जा रहे हैं ना, कम से कम 6 महीने लगाएं, 3 महीने बाद ना निकलें, और अगर 3 महीने बाद निकल रहे हैं तो अपने रिज्यूमे पे ना लिखेंगे मैं यहाँ से 3 महीने बाद निकल गया था, कम से कम 6 महीने साल लगाएं, वरना इम्प्रेशन ये जाता है कंपनी पे कि आप 3 महीने हमारे टिके हैं, हम आपको 10-15 हज़ार ज्यादा देंगे, आप यहाँ आ जाएंगे, फिर आपको 3 महीने बाद 10-15 हज़ार कोई और ज्यादा देगा, आप वहाँ चले जाएंगे। एक अच्छी कंपनी अगर आपको हाँ कोई लेजिट रीजन है जिससे आपको तंगी हो रही है या कोई और मसला है कंपनी में, फिर तो छोड़ना बनता है आपका, अदरवाइज सैलरी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, कम से कम 1 साल स्पेंड करना चाहिए। जब आप अपने शुरू के सालों में होते हैं तब आप ज्यादा से ज्यादा स्विच करते हैं। सो पहला स्विच आप एक्सपेक्ट कर लें आप 1 साल बाद कर लेंगे, दूसरा स्विच आप 1.5 से 2 साल बाद कर लेंगे। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं आपका 5-6 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको ऐसी कंपनी की जरूरत पड़ेगी, आपको भी ऐसी कंपनी की जरूरत पड़ेगी और ऐसी कंपनी को भी ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जिसका 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो और वो अगले 5 साल हमारे साथ रहने आए। What is the pay of an associate software developer? On average 50,000. अच्छी कंपनीज 60,000 70,000 भी दे रही हैं, 75,000 दे रही हैं, बट एवरेज जो इंडस्ट्री में चल रही है
वो 50,000 चल रही है, 45 to 50,000। अच्छा मुर्तज़ा भाई, एक और चीज़ है कि यूजुअली जितनी भी हमारी स्टार्टिंग सैलरी होती है एक अंडरग्रेड की या किसी भी ग्रेड की, जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर होता है, उनको यूजुअली देखें, एक चीज़ जो अंडरस्टूड होती है विद इन द कंपनी कि देयर आर सम सर्टेन आवर्स दैट यू हैव टू पुट इन। अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे तो कल्चर ये है ना कि आपकी पर आवर पे स्केल कुछ होता है और फिर वो एनुअल टर्म्स में उसको फिर मेजर कर रहे होते हैं, और वो कैलकुलेशन भी उसी टर्म्स में है, तो आरडी या एनुअल बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लोकली कल्चर जो है वो इस तरह का है कि एक तो आपको बताया भी नहीं जाता कि आपका जी स्टार्ट टाइम बता दिया जाता है, एंड टाइम यूजुअली आपको को फिर एक्सटेंड ही करवा रहे होते हैं। लेट्स से आपने 9 से 5 अगर जॉब की है तो आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा कि आप 7 बजे 8 बजे या इवेंचुअली 11-12 बजे भी फ्री हो रहे होते हैं। तो आप इस पे भी थोड़ी हाईलाइट दे दीजिए कि अगर हम लेट सपोज एक ग्रेजुएट 50,000 पर मंथ के हिसाब से काम कर रहा है और अंडरस्टूड है कि 9 to 5 ही जॉब है, और अगर वो 5 के बाद कहता है 5:01 पे कहता है कि जी नहीं अब तो मैं जा रहा हूँ, दिस वाज द टाइम दैट वाज कॉन्ट्रैक्टेड, अब इसके बाद मैंने काम नहीं करना, इसके बाद मैं आपसे कल ही मुलाकात करूंगा, तो ये जरा थोड़ा बताइएगा ये इसके बारे में क्या प्रोपोजिशंस होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड भी यहाँ पे है। जैसे आपने बात की कि अर्ली रेट मिलता है बाहर, बाहर अगर अर्ली रेट नहीं भी मिलता, आपकी ईयरली फिक्स सैलरी भी होती है, तो आपको वो इंसानों की तरह काम करवाते हैं। सो यहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेंड ये है कि आपकी अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, काम आपको 9 घंटे 10 घंटे का चलता रहेगा। स्पेशली जितनी छोटी कंपनी होगी, स्टार्टअप होगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, सैटरडेज को काम करना पड़ेगा। मिड साइज में फिर कभी कभी हो जाता है जैसे हफ्ते में एक दिन आपका लग गया। बड़ी कंपनीज में ये अभी तक ये थोड़ा सा बैलेंस चल रहा है मामला। इसको टैकल करना अगेन एक हद तक आपको भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी कंपनी को, कभी कभी के बाद चल जाता है। लेकिन यहाँ पे अब आपके सो हायरार्की इस तरह होती है कि आपके ऊपर टीम लीड होता है, टीम लीड के ऊपर पीएम होता है। अब ये पीएम की जिम्मेदारी है कि आपका टाइम किस तरह मैनेज करना है, आपका ओवर टाइम लगेगा नहीं लगेगा, और अगर आपने लगाना है या नहीं लगाना, इसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके पीएम पे। अगर आपका पीएम कोई अच्छा बंदा है। सो मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी, मेरा पहला पीएम ना ही कोई पूछे। लेकिन जो दूसरा पीएम, हमारे जो नए पीएम आए थे सर्वे ऑटो में, बहुत रिलैक्स्ड, मतलब ऐसे बंदे हैं जो ओवर टाइम लगवाते भी थे लेकिन बड़े प्यार से उनको ना नहीं कोई कर सकता था लेकिन ये है कि वो फिर फेवर भी करते थे कि यार अच्छा ओवर टाइम लग रहा है, डिनर कंपनी की तरफ से हो। अच्छा वो भी खैर कहानी और ही है, लड़ लड़ के ही करवाया था लेकिन हो गया था। लेकिन देना नहीं चाहिए एक हद से ज्यादा। अब आप आज 1 घंटा ऊपर लगाएंगे, उनको पता लग गया जी ये 2 घंटा बैठ ही सकता है। आप अगले दिन वो आपसे 2 घंटे का कहेंगे तो आप 2 घंटे लगा देंगे अपनी जॉब के प्रेशर में। सर मना करना ठीक होता है? प्यार से मना करना, रूड किसी के साथ भी नहीं होना, बट ये है कि बोल दें कि मेरा तो ये काम है या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सुबह सुबह आता हूँ, ऐसे तो नहीं है। सो ये डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट, ये पीएम का काम है कि आपके साथ पीएम इतना फ्रैंक होना चाहिए कि आप उसको अपनी प्रॉब्लम जाके बता सकें, और उसकी जिम्मेदारी है कि आपका टाइम मैंने, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपसे बैठ के काम करवाता रहे, उसकी जिम्मेदारी साथ ये भी है कि काम का टाइम तो मैनेज हो रहा है, मेरे डेवलपर्स का टाइम भी मैनेज होना चाहिए। ना करने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको भी फेवर देनी पड़ेगी। सर अगर आप दिखने में हसीन ना हो तो उससे आपकी नौकरी मिलने के इम्कान कितने कम होते हैं आईटी में? अच्छा अभी कोविड चल रहा है तो इसका काफी फायदा हुआ है कि लोग मास्क पहन के चले जाएं, तो कम से कम जॉब तक आप पहुंच जाएंगे um, I can, my question is that as mechatronics engineer towards CS not their base salary. अब्दुल वहाब खालिद, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आगे क्या स्कोप है पाकिस्तान में? मेरे अच्छा, आप माइक म्यूट कर देते हैं, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। थैंक यू। इट माइट साउंड हार्श, ऑनेस्टली कोई स्कोप नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। जहाँ इंडस्ट्री नहीं होगी वहाँ काम भी नहीं होगा।
सो इन शॉर्ट ये सिंपल आंसर है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, बाहर जाके आपको काम मिल सकता है। I have a question, Murtaza. अब्दुल्ला Yes. जी। अब अगर हम फुल टाइम काम नहीं कर रहे, लेट्स से कि फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, 10 to 15 आवर्स अ वीक हमने करने, तो इस कंडीशन में कोई स्पेसिफिक रूल है सैलरी को नेगोशिएट करने के लिए? मुझे प्रॉपर क्वेश्चन समझ नहीं आया। यानी कि आप फुल टाइम काम नहीं कर रहे, लेट्स से हम्म। कि जिस तरह आपने बताया कि 50 के एक सही सैलरी है, हम्म। फुल टाइम काम करते हो, मेरे ख्याल से 40 आवर्स बन जाते हैं वीक अगर आप 8 आवर्स लगाओ तो अगर आप 40 आवर्स की बजाय लेट्स से 10 या 15 इतने आपके आवर्स हैं, यानी आप फुल टाइम नहीं काम कर रहे, तो इस पे आपको यानी कितनी सैलरी आपको लेट्स से मांगनी चाहिए, या इसका कोई स्पेसिफिक रूल हो बंदे को माइंड में रखना चाहिए इसके? जितना आपका खर्चा निकला है, आपको लॉस ना हो। अगर आपने उनके ऑफिस में जाके काम करना है, या उनके लिए जो भी आप टाइम निकाल रहे हो, या आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, उसका खर्चा एटलीस्ट निकला है। सो फुल टाइम जॉब का तो एक सेपरेट सीन होता है ना, आपने अपनी जान बेच दी है, उसके तो आप पैसे लोगे। लेकिन जो इंटर्नशिप होती है उसमें थोड़ा सा आपके पास कम रूम होता है कि आप नेगोशिएट कर सकें, या आप क्या कहते हैं, एटीट्यूड दिखा सकें, क्योंकि आप अगर नहीं करोगे, हजारों और लोग बैठे हुए हैं जो ये इंटर्नशिप लेने को तैयार हैं। बट आई थिंक एक डिसेंट कंपनी, मसला ये है ना कि लोग ग्रेजुएट्स को भी आजकल 10-10, 15-15 हजार दे रहे हैं, उनका क्या करें। और ऐसे ग्रेजुएट्स भी बैठे हुए हैं जो 10-10, 15-15 हजार पे काम कर रहे हैं। सो इसका कोई जनरल, इंटर्नशिप्स का कोई जनरल रूल नहीं है, जो कंपनी दे दे शुक्र करके रखना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म्स टू फाइंड अब्रॉड जॉब्स और लिंक्डइन। सो अब्रॉड जॉब्स ऑनेस्टली एक ख्वाब ही होता है, दूर का, दूर के ढोल सुहाने। मैंने अभी रिसेंटली एक बड़े करीबी बंदे का ना अब्रॉड जॉब का प्रोसेस देख लिया। सो पहली बात तो ये है कि आपको वीजे के बगैर आधी कंपनीज वैसे ही रिजेक्ट कर देंगी, रिक्रूटर्स वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे वीजे के बगैर। जॉब जॉब ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं, इंडीड है, लिंक्डइन के थ्रू। सो वहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, वहाँ पे सिस्टम रिक्रूटर्स के थ्रू चलता है। So, अगर आपने अब्रॉड की कोई किसी कंपनी में जॉब ढूंढनी है, आप लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स को ऐड करना स्टार्ट करें। रिक्रूटर्स आपको आपकी एक्सपीरियंस की बेस पे और आपकी प्रोफाइल की बेस पे आपको डिफरेंट कंपनीज में इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट करेंगे, और रिक्रूटर्स लिंक्डइन पे मिल जाते हैं। बट अगेन ये मैंने बहुत करीबी एक एक्सपीरियंस से देख लिया, आधी कंपनीज तो आपको वीजे की वजह से वहीं पे रिक्रूटर ही वहीं पे आपको कह देगा कि नहीं। फिर अगर आप कहते हैं जी मैंने रिमोट जॉब करनी है, तो उन आधी जो बची हैं उनमें से भी आधी कह देंगी नहीं, आधी क्या 80% कह देंगी नहीं। अब्रॉड इज अ बिट डिफिकल्ट। आई वुड सजेस्ट अब्रॉड के चक्कर में आप अपना जो यहाँ पे टाइम है वो ना वेस्ट करें, यहाँ पे स्टार्ट कर दें, उसके बाद अब्रॉड को भी देखना स्टार्ट कर दें। ओके, सो ये बात सर होगी। मुर्तजा, चाय का इंतजाम नहीं है? हम्म। चाय का इंतजाम नहीं है, हम बड़ी देर से आपकी बातें सुन रहे हैं। यार मेरे सामने पिज्जा आया हुआ है, लेकिन मेरा पिज्जा ठंडा हो रहा है। ओहो, बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं आप। ठीक हो गया, दिस इज अबाउट टू एंड। अच्छा हाँ, सैलरी के बारे में एक तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। रिसर्च आपको कैसे करनी पड़ेगी, आपको सीनियर से जाके पूछना पड़ेगा। आधे लोग नहीं सैलरी बताते, लेकिन रेंज पूछना स्टार्ट करें। फिर बहुत ज्यादा आपको रिसर्च पता चलेगी जब आपके अपने बैचमेट्स की सैलरीज लगना स्टार्ट होंगी। इस चीज को थोड़ा सा होता है कि यार नहीं, मैंने अपनी सैलरी नहीं बतानी, लेकिन रेंज बताने में, किसी को हेल्प करने के लिए रेंज बताने में कोई हर्ज नहीं है। सो एटलीस्ट रेंज बता देना चाहिए, ताकि वो बंदा अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा, उसको मार्केट का आइडिया हो। कई इंटरव्यूज ऐसे देखे हैं, जो लड़के बड़े अच्छे होते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये आगे से कहेगा जी मैं तो 70,000 पे आऊंगा। उनसे पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, जवाब ये आता है जो आप दे दें, मेरा गोल ये है मैं काम सीख लूँ। ठीक है, आपका गोल ये है, बट आप एक स्किल सेट के साथ आ रहे हैं, सो अपनी एक एक्सपेक्टेशन लेके आए, और वो एक्सपेक्टेशन आपकी मार्केट रिसर्च की बेस पे होनी चाहिए।
अच्छा जी सर, मेरा क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आगे सीएस में जाना चाहे तो उसको एमएससीएस करके सो आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी या आवाज कट वैसे आप इलेक्ट्रिकल के तौर पे वो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है, आपकी आवाज कट रही थी। आपका सीएस क्वेश्चन में ये आगे है कि जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है उसको सीएस में की जॉब में आने के लिए डायरेक्ट आ सकता है या एमएससीएस करके आना पड़ेगा? इसके जवाब ये है कि डायरेक्ट भी आ सकता है। So, होता ही ये है कि 80% जितने आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना, आपको कई लोग इलेक्ट्रिकल के भी मिलेंगे, तो जितने हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स होते हैं ना यूईटी के अलावा, यूईटी वाले फिर कहीं निकल जाते हैं। फास्ट है, आईटी हुए, 80% 70-80% आपको सीएस की जॉब से मिलेंगे। उसमें आपको compete करने में थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये मेंटेलिटी है डब्ल्यू वालों की। उनको जब प्रोग्रामिंग पढ़ाने जाते हैं वो कहते हैं हम क्यों ये सीख रहे हैं, हमने तो काम नहीं करना। उनको ये भी नहीं पता कि उनको अपना काम भी नहीं मिल रहा। तो ये सीखने की उनको जरूरत है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। इन विच कंपनी आर यू वर्किंग एट द मोमेंट? मैं जॉबलेस हूँ इस टाइम। यस माशाल्लाह। अच्छा, so the next part is once ये सैलरी आपका इंटरव्यू हो गया, सैलरी नेगोशिएट हो गई, the final part is या तो आप रिजेक्ट होंगे या एक्सेप्ट होंगे। इन केस आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, स्ट्रेट अवे हाँ नहीं कहते। एक्साइटमेंट में स्ट्रेट अवे हाँ नहीं कहनी है, कुछ कमिट नहीं करने की जरूरत होती। एज अ फ्रेश ग्रेड जॉबलेस एंड द वे टू पुट दैट, एज अ फ्रेश ग्रेड कंपनीज जो फ्रेश ग्रेड्स की हायरिंग की ड्राइव कर रही होती हैं, उनको पता होता है कि इनको टाइम चाहिए होगा, क्योंकि इनकी और भी जगहों पे इंटरव्यूज चल रहे हैं। बाय एज मच टाइम एज यू कैन। 2 हफ्ते लें, 2 हफ्ते नहीं देते कम से कम हफ्ता लें, हफ्ता नहीं देते कम से कम 4 दिन लें। वरना जो जो कंपनी ये कहेगी ना जी हमें 2 दिन के अंदर अंदर बताएं, वो ब्लैकमेल कर रही है आपको। थोड़ा सा आपको उनको कहने की जरूरत है ठहर दें। टाइम इसलिए मांगना जरूरी है, एक तो आपको रिसर्च करने की जरूरत है कि यार ये कंपनी मुझे यही चीजें ऑफर कर रही है, क्या ये जायज है या नहीं जायज है। इसको वैलिडेट करने का तरीका ये है, आप अपने सीनियर्स के पास जाएं, अगर आपको कोई बड़ा भाई है जो इसी फील्ड में रह चुके हैं उसके पास जाएं, अपने बैचमेट्स के पास चले जाएं, अपने टीचर्स के पास चले जाएं। दूसरी चीज ये है कि कंपनी, आजकल हर कंपनी का लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसको खोल के देखें, वहां लोग मिल जाते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपका आया ना मोहम्मद फारूक हमाद, इसका मैं आपको जवाब 5 मिनट में देता हूँ। अच्छा, इसके बाद टाइम बाय कर लिया, साथ ही साथ आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें सब चीजें मेंशन्ड होती हैं। उसमें जो मोटी मोटी मेन चीजें आपको देखने की जरूरत है वो ये है कि कंपनी आपको बेनिफिट्स क्या दे रही है। कंपनी ने आपको, अच्छा ये लिखा नहीं होगा कि कंपनी ने आपको इंक्रीमेंट कितना देना है, लेकिन ये आपको पूछने की जरूरत है और आपका राइट है पूछना। जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा है आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे एस्टिमेट दे दें कि यहाँ पे इंक्रीमेंट्स कितने लगते हैं। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंक्रीमेंट्स एनुअल है या बाय एनुअल है, क्योंकि अक्सर ऐसे हुए कंपनी में लोग आ गए हैं, आके उनको एहसास हुआ कि हमें तो लगा ये बाय एनुअल इंक्रीमेंट्स होंगे लेकिन यहाँ तो एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं। सो ये चीजें आपने पहले से क्लियर करके रखनी है। चौथी चीज ये है, आजकल थोड़ा सा आई वुड से कि खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, वो ये है कि आपको जो भी कंपनी रख रही है ना वो पहले 3 महीने प्रोबेशन पे रखती है और कहती है हम आपको 40,000 दे देंगे, और जब आपकी 3 महीने बाद प्रोबेशन खत्म होगी तो हम आपको 50,000 55,000 दे देंगे। लेकिन अक्सर ऐसे केसेस सुनने में आए हैं कि ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं थी प्रोबेशन वाली, और उन्होंने आगे बढ़ाई भी नहीं। 3 महीने बाद उन्होंने कहा नहीं अभी हम आपको रिव्यू कर रहे हैं, आप अभी इसी सैलरी पे रहेंगे। उसमें फिर एक और चीज में फंसाते ही है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये तो लिखा होता है कि अगर आपने जॉब छोड़नी है आपने 1 महीने का नोटिस देना है, बट जनरली अगर आप प्रोबेशन पे हैं यू कैन लीव इट मिनिमम 1 डे नोटिस। अब ये चीज लिखी नहीं होती, वहां पे तो लिखा होता है कि 1 महीना आपको गुजारना पड़ेगा। सो इस चीज को भी केसेस सुने हैं कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अच्छा मुर्तजा भाई, इस पे थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा कि जो प्रोबेशन वाली बात है ये कंपनी में बहुत परवेसिव चल रही है इस वक्त। आई रिमेम्बर कि एक जॉब इंटरव्यू में मैं भी गया था और उनकी जो सैलरी थी दैट वाज वेरी गुड इन फैक्ट।
लेकिन प्रोबेशन 3 महीने का वो रख के आई थिंक दे वर ऑफरिंग 1/3 ऑफ द सैलरी। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, ऑन अ साइड नोट ये उन्होंने मुझे सिल्वर लाइनिंग दिखाई थी। अब ये इनफैक्ट उसमें ट्रुथ कितना था ये तो खैर मुर्तज़ा भाई इस पे ज़्यादा अच्छी लाइट शेड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही आफ्टर मंथ्स रिव्यू, तो हम उस प्रोबेशन को 3 मंथ को ख़त्म करके 1 मंथ में आपको ऑन बोर्ड ले आएंगे। और मेरा उसमें फिर पर्सनल ओपिनियन ये था कि शायद कॉस्ट कटिंग की तरफ ले जाने में और एक कैंडिडेट को एक होलिस्टिकली रिव्यू करने में अपना बेसिकली प्रोबेशन पीरियड ला रहे हैं, वरना अदरवाइज इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। इफ दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन टू फिल अ वैकेंसी, तो मेरा ख्याल है कि उसको सिर्फ आप प्रोबेशन में रख के काम निकलवा या तो फारिग कर सकते हैं, या फिर आप उसको लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। तो इसको देख लें और इसके बाद हम फिर सेशन को रैप अप करते हैं। गाइस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस लीव देम इन द चैट, और जैसे ही मुर्तज़ा भाई जो है इनको सेशन को रैप अप करते हैं, तो यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स एंड यू कैन start asking the questions. Thank you so much. अच्छा, ये जो प्रोबेशन वाला मामला है, ये भी है ना कि हमारी 3 महीने की प्रोबेशन होगी, लेकिन हो सकता है हम पहले कर रहे हैं, ये बहुत कम सुनने में आया है। ये भी मैं ये फ्रॉड का लफ्ज नहीं मैं यूज करना चाहूंगा, लेकिन ये एक इसे कह सकते हैं कि एक बदतमीजी सॉर्ट ऑफ चल रही है कि आप ले आते हैं बंदे को लेकिन फिर करते नहीं है, फिर 3 महीने बाद ही कुछ करते हैं। सो थोड़ा सा इंडस्ट्री का ट्रेंड अगेन सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी डेवलपर भी गलत चीजें कर रहे हैं, कंपनीज भी गलत चीजें कर रही हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई कंपनी कह रही है हम आपको प्रोबेशन पे रख रहे हैं, तो प्रोबेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस भी अलग से मेंशन करवाने जरूरी हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होने से पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने नहीं ज्वाइन करनी है तो टाइमली आपको बताने की जरूरत है इससे पहले कि वो खुद, क्योंकि बहुत चांस है आपको इन फ्यूचर कभी दोबारा आप वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, या हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि आपको घूम फिर के अक्सर वही बंदे मिलते हैं। सो एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू देने गया था, इंटरव्यूअर टाइम पे नहीं आया था, तो खैर मुलाकात नहीं हुई, मुझे पता था इंटरव्यूअर है कौन। लेकिन जब मैंने शॉप डेव ज्वाइन की तो उसने भी मेरे साथ ही वो कंपनी ज्वाइन की। तो खैर इंडस्ट्री हमारी छोटी इतनी है कि आपको बंदों का आमना सामना हो जाता है, तो जब भी किसी को ना भी करनी है तरीके से ना करके आपने निकलना है, ऐसे कि अगली दफा अगर कोई उससे इंटरेक्शन हो रहा है और वो ऐसी पोजीशन पे है कि आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है, तो वो बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकें। अच्छा, अगर आप, सो ये लास्ट पॉइंट रह गया, अगर आप अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट नहीं होते, पहली बात तो ये आपने घबराना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब एक जगह से आप फेल होते हैं ना, साथ ही बंदा कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाता है, अपनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन गिरा देता है, सोचता है कि यार मेरे 4 साल जाया हुए हैं। इंस्टेड आपको इस बात पे जाने की जरूरत है कि यार अच्छा, इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे थे, ये सवाल इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया था, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता था, ये मेरी क्या वीकनेस है। सो अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करें, साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पहला देने जाएंगे, फेल होते हैं, दूसरा देने जाएंगे, अगर पहले की गलतियों से सीख के दूसरा नहीं देने जाएंगे तो दूसरा भी फेल करेंगे। ये चीज जो मैंने खुद सीखी है इंटरव्यूज दे दे के, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट समर मैंने इंटरव्यू एक जगह दिया, लास्ट समर मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दिए, तो पहला इंटरव्यू जो मुझे याद है अभी भी अच्छी तरह, मेरा बहुत बकवास इंटरव्यू गया था। लेकिन उसकी चीजें सीख के अगला इंटरव्यू दिया, उसकी चीजें सीख के अगला इंटरव्यू दिया। इन दी एंड उसके बाद फिर फायदा खाली ये नहीं हुआ कि मैं अगले इंटरव्यूज अच्छे देने लग गया। जी सर, वो आप वो वाला वाकया भी सुनाए ना, जब आप सर नबील कदीर को इंटरव्यू देने गए थे यू में। यार बस रहने ही दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सो मैं कह ही रहा था कि उसका खाली ये फायदा नहीं है कि आपके अगले इंटरव्यूज अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसका ये भी फायदा है कि आपको एक बहुत बड़ी चीज ये मिल रही है कि यार यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज डिमांड क्या चीज कर रही हैं, वो चीजें आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। जो चीजें आपको पहले नहीं पता थी, आपको लग रहा था कि आपको सब चीजें आती हैं, वो चीजें आप वहां पे सीख जाएंगे जाके। और एक चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है कि कंपनीज जो लगाती हैं ना, अपनी जेडीज लगाती हैं कि हमें इस तरह का बंदा चाहिए, और उसके बाद इंटरव्यूज में जिस कैपेसिटी या जिस लेवल के सवाल पूछते हैं, जनरली जो पोजीशन होती है ना वो उससे कम ही स्किल पे
चलने वाली होती है। सो इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपने एक फेल कर दिया। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसकी गलतियों से सीखें, अगले पे फोकस करें। ठीक हो गया। क्विकली ये जो क्वेश्चंस आए हैं, आफ्टर बैचलर्स व्हाट कुड यू प्रेफर, मास्टर्स और जॉब? अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर आपने पीएचडी करने जाना है, राइट अवे मास्टर्स करने चले जाएं। अगर आपने मास्टर्स ही खाली करना है तो बेहतर ही है मास्टर्स करना है, और मास्टर्स करके भी आपने इंडस्ट्री में रहना है तो बेहतर ही है आप 2 साल इंडस्ट्री में लगाएं, फिर सोचें कि यार मास्टर्स मैंने किस चीज में करना है और उसका मुझे इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट होगा, और फिर मास्टर्स करके दोबारा इंडस्ट्री में आए। बट टू बी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बाकी इंडस्ट्री में आपके मास्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है, उल्टा आपने वो 2 साल जाया किए हैं। ओके, सो लास्ट सेमेस्टर में होता ही है कि आपका जो कम्युनिकेशंस का कोर्स होता है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएं। ये जो सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं कि आपने इस तरह तैयार होकर जाना है, ये कहना है, वो कहना है, ये वो भी बताते हैं, और एंड पे वो इंटरव्यू सेशंस भी रखते हैं। बट उनका मसला ये होता है कि वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल होते हैं, उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में रह के नहीं सीखी होती चीज़ें। सो वो अपने पर्सपेक्टिव से तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर लेंगे, आपका वर्बल स्किल्स चेक कर लेंगे, सॉफ्ट स्किल्स चेक कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं टेस्ट कर पाएंगे। दूसरा इशू ये होता है कि क्योंकि वो सेमेस्टर के बिल्कुल लास्ट में इंटरव्यूज रखते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं। सो मैं अगर अपनी बात करूँ, उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में इंटरव्यूज किए और इतना भी उनके पास टाइम नहीं था वो अलग से मुझे ग्रेड बता सकें। सो उस इंटरव्यू का मुझे आज तक कभी फायदा ही नहीं हुआ। मुझे ये पता है कि मैंने इंटरव्यू जाके दिया था, लेकिन मुझे यही नहीं किसी ने बताया कि आपने अच्छा क्या किया था, बुरा क्या किया था, 10 में से आप मुझे कितने पॉइंट्स मिले। उस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना। कोशिश आप ये करें, एकेडमिक ऑफिस से आप ये रिक्वेस्ट करें कि इंडस्ट्री से कोई 2-3 बंदे उठा के आप कोई 2 से 3 दिन की वर्कशॉप, वर्कशॉप नहीं, 1-on-1 इंटरव्यूज जो हैं वो आप रख पाएं, उसका जरूर फायदा होगा। सर इंशाल्लाह आपको हम हायर करेंगे दोबारा, यानी ये दोबारा not the one above. I have my own question. Ahmad, mock-up interviews. जी मुर्तजा भाई, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक हम सबके लिए बहुत रिलेटेबल होगा। जिस तरह आपने कहा कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत छोटी सी है, और ये आप भी पता, ये आपको भी आइडिया है कि हमारा जो सीएस का डिपार्टमेंट है वो कितना ज़्यादा नेटवर्क इन अ सेंस के इंडस्ट्री ही सारी यूँ समझ यहीं से शुरू होती है, पे ख़त्म होती है। तो एक तो बायस ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, आपका अपना रिलेशन इंस्ट्रक्टर्स के साथ, कई दफ़ा स्टूडेंट्स माशाल्लाह अच्छी फैमिली से आए होते हैं और चैलेंज कर देते हैं टीचर्स को, और फिर बाबूजी तो खैर हमारे अपने उस्ताद हैं, तो वो उनका तो आपने रेफ़र कर दिया कि जी उन्होंने खुद भी रेफ़र किया है कई स्टूडेंट्स को, लेकिन बाबूजी के अलावा भी कई ऐसी फोर्सेस हैं जिनसे अगर आप थोड़ी बायसनेस रखने की कोशिश करते हैं, चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, ये इनफैक्ट अगर आप बड़ा ही सेम क्वेश्चन उनसे कर लेते हैं तो कई दफ़ा वो बुरा भी उनको लग जाता है। तो इस पे थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए कि अगर आपसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, आपकी स्माइल तो बता रही है कि बहुत रिलेटेबल चीज़ है, लेकिन आप हमारे जो बाकी फेलोज हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर कीजिए। यार मेरी वैसे किसी इंस्ट्रक्टर से आर्गुमेंट जरूर हुए हैं। 2 ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके साथ सिवियर आर्गुमेंट्स हुए थे, लेकिन वो ऐसे आर्गुमेंट्स नहीं थे, हीटेड आर्गुमेंट्स नहीं थे। हाँ, उनमें से एक ने किताब भी शाया किया है अभी मैं वही रिसेंटली। बता रहा था, उनमें से एक का ही नाम बता रहा था, सो इट वाज नबील कदीर। उसका उसका मैक्सिमम नुकसान मुझे सिर्फ ये हुआ, तीसरे लेक्चर में मेरा उनसे आर्गुमेंट हुआ और आखिरी लेक्चर तक बस हर थोड़े देर से बाद मुझे याद करवाते रहे, हाँ जी चल रहा है ना सब मामला सेट, इसके अलावा नुकसान कोई नहीं हुआ। लेकिन वो ऐसे बंदे थे जिनसे मुझे इंडस्ट्री में कोई बेनिफिट भी नहीं मिलना था, उन्होंने ऑनेस्टली अगर आपको मैं अपनी बताऊं। साइंड कॉपी नहीं भेजी, अपनी किताब की साइंड कॉपी नहीं उन्होंने आपको भेजी, इससे बड़ा क्या आपके लिए गुनाह हो सकता है? सो जो रेफर करने वाले लोग हैं वो बाऊजी हैं, सर्वकार के कनेक्शंस हैं, सर्वकार खुद इंडस्ट्री में रह के काम करके गए हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर मोहसिन हैं। सी, जो ये लोग हैं आपको रिलेटेड फील्ड से ढूंढने पड़ेंगे। बाऊजी आपको एक वाइड रेंज में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक नीश में जाने के लिए आपको स्पेसिफिक लोग ढूंढने पड़ेंगे।
So that's it from my side. आप लोगों का और कोई क्वेश्चन हो? Guys, if anyone have there any questions, this is the time you can unmute yourself and start asking the questions instead of leaving the talk. This is the moment. ये बहुत important talk है. शायद मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस तरह मैंने स्टार्ट लिया, शायद मैं स्टॉक की इंपॉर्टेंस को इस तरह जस्टिफाई नहीं कर पाया, बट दिस टॉक वाज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरव्यूज जो होते हैं वो आपका यूं समझ लें कि सीवीज जो है दे आर द फर्स्ट इंप्रेशन और सेकंड इंप्रेशन जो है वो आपके इंटरव्यूज होते हैं, और ये आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरा ऑरा जो है वो आपके एम्प्लॉयर्स के सामने आपको लेके जाते हैं. और यू नेवर नो कि वहीं से आपके कनेक्शंस बन रहे होते हैं. आप एक जॉब पे लैंड करें, फिर वहां से आप किसी मल्टीनेशनल के अंदर लैंड कर जाएं. तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, एनी सॉर्ट, एनी क्वेश्चंस. देखें, हम में से कोई भी इतना इंटरव्यू के अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मुर्तज़ा भाई हैं. तो अगर ऑनेस्टली किसी का भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने सेशन लेट भी ज्वाइन किया है, इफ यू हैव एनीथिंग एट ऑल, दिस इज द टाइम यू शुड आस्क योर क्वेश्चन. सर मुर्तज़ा भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम एंड पे ना उसे डिस्कस कर ले, तो लीव कर देते हैं, तो वो एंड पे डिस्कस. सही, बिल्कुल सही. ठीक है, तो आई एम अंडर द इम्प्रेशन कि शायद किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स कॉल इट अ डे. थैंक यू सो मच मुर्तज़ा भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. अगर कोई बाद में भी किसी का क्वेश्चन आता है तो ईमेल एड्रेस में यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ. अपना ईमेल एड्रेस ईमेल कर लें, लिंक्डइन पे मैसेज कर लें. नो वरीज, जहाँ तक मैं हेल्प कर सका मैं जरूर करूँगा. एज अ बोनस हम सब आपको लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप फॉलो बैक. हो गया, सही हो गया. थैंक यू मुर्तज़ा भाई. ये फिर गिटहब पे आपने करना जरूर. अगर आप गिटहब पे हैं तो फॉलो वाला सी. अच्छा ठीक हो गया. ओके, सो मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ. मुर्तज़ा भाई मुझे भी फॉलो बैक कीजिएगा इंस्टाग्राम पे. यार इंस्टाग्राम में यूज नहीं करता. चलिए ओनली फैंस पे कर दीजिएगा. वो चलो उस पे कर लूंगा. ठीक हो गया. थैंक यू एवरीवन. आई होप जो चीज़ें अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस कर सकूं. लेकिन अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो या और कोई क्वेश्चन हो, या इवन मेरे इस सेशन के बारे में भी आप कोई चीज़ बताना चाहें, कोई रिव्यू करना चाहें कि ये अच्छा था, ये बुरा था, जो मुझे हेल्प कर सके, वो भी ज़रूर काइंडली आप बताइएगा. थैंक यू सो मच मुर्तज़ा भाई. इट वाज अ वंडरफुल सेशन, और स्पेशली आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने जिस तरह आंसर्स को, क्वेश्चंस को टैकल किया है, honestly I'm flattered. Thank you so much for joining us, everyone. Thank you so much for being here and making this session interactive. मुर्तज़ा भाई ने अपना ईमेल शेयर कर दिया. अगर if anyone has any queries, you can email him, you can email Google DSCs. Thank you so much Google DSCs. आप लोगों ने ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया. You have found such a wonderful guest for us today. Thank you Wab bhai for bringing this element of entertainment in this session. अच्छा लगता है जब इस तरह सारे मिल बैठ के बातचीत करते हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स मोर ऑफ दीज सेशंस जो कि हम ऑन कैंपस कर सकें, ताकि हम ज़्यादा उसको इंटरैक्टिव बना सकें. आई थिंक ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा. इवेंचुअली जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो ये चीज़ें इतनी देखने को मिलती नहीं है. तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स कॉल इट अ डे.